चलें जी, प्रॉब्लम नंबर 3 पे चलते हैं। आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 अब हम कर चुके हैं, ठीक है। आई होप कि इसमें किसी को इशू नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 ये कहती है कि आपको क्या कहा हुआ है, आपको so write and run a program that reads two numbers and then uses conditional expression operator to print either multiple or not according to whether one of the integer is a multiple of the other। बल्कि एक्चुअली ये शायद स्टेटमेंट बाद में चेंज किया हमने। वो ये कि आपको ना कुछ इस तरह की चीज करनी है, आउटपुट दो नंबर मैंने इनपुट किए, तो जो नंबर जिसका मल्टीपल है वो आपने लेना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने पहला नंबर 12 दिया और दूसरा नंबर 6 इनपुट किया है। अच्छा, ये जो मसला आ रहा है, ये कट क्यों रहे हैं हम? चलो ऐसे ठीक है। तो पहला नंबर हमने फॉर एग्जांपल 12 लिया है और दूसरा नंबर 6 लिया है, तो आउटपुट आना चाहिए 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 12। अच्छा, अगर मैंने पहला नंबर 6 लिया होता, दूसरा नंबर 12 लिया होता, तो क्या होता? तो भी यही आंसर आता। ये बात नहीं। अच्छा, अगर हमने पहला नंबर लेट्स से 12 लिया, दूसरा नंबर 27 लिया, तो 27 12 के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, और जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, 3 आता है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मुझे बनाना है। तो अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कौन होगा जो डिवाइजर बनेगा, बड़ा छोटा, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम एक दो नंबर इनपुट करवाते हैं, ठीक है। एक को हम ए कह देते हैं और एक को हम बी कह देते हैं, ठीक है। सही है, ठीक है। उसकी बात करें, हाँ जी, हम सी इन करवाते हैं। सी इन से पहले सी आउट कर देते हैं। क्या करें, सी आउट टू नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे सी इन करवाते हैं ए और यहाँ पे बी। अच्छा, एक बात सुने, कुछ लोग ना गलती से यहाँ पे कॉमा लिख देते हैं। अच्छा, वो एरर भी नहीं देगा, वो एरर भी नहीं देगा, ओके। कॉमा इज कंसिडर्ड एज comma is considered as a सब स्टेटमेंट। सब स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है ना, ये है सी इन ए और कॉमा लगा के आपने कुछ भी और लिख दिया, एक और स्टेटमेंट है, और बाद में उस स्टेटमेंट में आपने कुछ भी नहीं किया। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? उसमें आपने बस बी लिख दिया। तो कोई भी, यानी ये असल में स्टेटमेंट ये है, इसका मतलब असल में ये स्टेटमेंट। ये बात समझ में आई? तो कॉमा लगा के आप आगे कुछ भी लिखेंगे तो वो सब स्टेटमेंट बनेगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये लेट्स से ये मैंने सी इन करवाया, आप ये लिख सकते हैं ए प्लस प्लस कॉमा बी प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है? पहले ये स्टेटमेंट चलेगी, उसके बाद ये स्टेटमेंट चलेगी। चलो, ए में भी एक इंक्रीमेंट कर दो और बी में भी एक इंक्रीमेंट कर दो, ये मतलब है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये दोबारा दोबारा, ये जो सेमीकोलन होता है ना, ये एक स्टेटमेंट का एंड होता है, और जो कॉमा होता है ना, वो एक्चुअली आप समझ लें कि आप एक स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, तो इसकी सब स्टेटमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो कॉमा सेपरेटेड आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिखें, ठीक है, सही है, गुड। तो ये एक छोटी सी क्योंकि मिस्टेक होती है और वो पकड़ी भी नहीं जाती। क्यों नहीं पकड़ी जाती? क्योंकि वो तो कंपाइलर तो एरर देता नहीं है, और कंपाइलर नहीं देता तो आपको पता भी नहीं लगता यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये तो मैं दो नंबर इनपुट कर रहा हूँ, तो एक इनपुट इनपुट कर रहा हूँ, दूसरा इनपुट ही नहीं कर रहा, मेरा सी नहीं काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह की स्टेटमेंट आती है, सर जी मेरा कंपाइलर खराब हो गया, लेकिन असल में कंपाइलर खराब नहीं होता, वो बेचारा ठीक कर रहा था, लेकिन आपने पता नहीं क्या कर दिया उसके साथ, है ना।
ठीक है, वो कंसीडर कर रहा है, लेकिन उस सब स्टेटमेंट में आपने कुछ लिखा ही नहीं है। आपने लिख दिया सी इन ए कॉमा बी। अब सी इन ए एक स्टेटमेंट है और कॉमा करके आगे आपने जो भी लिखा है वो दूसरी स्टेटमेंट कहलाएगी। दूसरी स्टेटमेंट में आपने सिर्फ बी लिख दिया, उसमें कुछ है ही नहीं। बी किसी वेरिएबल का नाम लेने का मतलब क्या है? उस जगह पे बी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, वो बी की वैल्यू रिप्लेस कर देगा, बेचारा क्या करे, और कुछ कर ही नहीं सकता। ये बात समझ? ठीक है, आप अगर बी प्लस प्लस लिख देते तो वो वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता। ठीक है, ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। मैंने 2 नंबर इनपुट करवाए और अब हमें क्या करना है, हमने चेक करना है इफ जी इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी या बी इज ग्रेटर देन ए होगा, है ना। अब एक तरीका ये देखिए मेरी बात और सुनो, एक तरीका ये है कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो मैं उसका कोड लिखूं, और एल्स में फिर बी इज ग्रेटर देन ए होगा उसका मैं कोड लिखूंगा। ये बात समझा? अच्छा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं एक्चुअली एक काम करूंगा, और वो काम ये करूंगा कि अगर ए इज स्मॉलर देन बी है, क्या है, ए अगर मेरा बी से छोटा है, तो मैं एक काम करता हूं, दोनों की वैल्यू स्वैप कर देता हूं। क्या करता हूं? स्वैप कर देता हूं। स्वैप करेंगे तो क्या होगा? जो स्वैप करने से क्या होगा मुझे बताएं। ए हमें अब अगर अब जब मैं लाइन नंबर 13 पे आऊंगा, तो क्या होगा? जब जब मैं लाइन नंबर, एक मिनट, अब अगर मैं लाइन नंबर 13 पे यानी यहां पे पहुंच जाऊंगा, ओके, सो आई एम श्योर अबाउट वन थिंग। व्हाट इज इट आई एम श्योर अबाउट? कि ए हमेशा बड़ा होगा और बी हमेशा छोटा होगा। ओके, और हमारे में क्योंकि भाई सीट में से हो के आया है, ठीक है, तो या तो वो उसके अंदर जाएगा या उसके अंदर नहीं जाएगा। अगर वो नहीं जाएगा तो उसका मतलब ए पहले ही बड़ा था, और अगर वो इसके अंदर जाता है तो मैं यहां पर मेक श्योर करूंगा कि ए बड़ा हो जाए। ठीक है, क्योंकि इट डजंट मैटर इन दी एंड, व्हाट मैटर्स इज कि मैंने उसको एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। जो बड़ा वाला है वो बराबर है छोटे वाले के मल्टीपल प्लस जो रिमाइंडर होता है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, सो यही हम करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। सो लुक एट दिस, हम क्या करते हैं, यहां पे एक इंटीजर टी बनाते हैं। टी का मतलब है ए को हम इनिशियलाइज कर देते हैं, ए इज इक्वल टू बी कर देते हैं, और बी इज इक्वल टू टी कर देते हैं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ठीक है, बाय द वे मैं ए टी इज इक्वल टू बी भी कर सकता हूं, फिर बी इज इक्वल टू ए करता, और फिर हाँ, फिर मैं ए इज इक्वल टू टी करता। ठीक है, मेक सेंस? बट आपको मतलब पता होना चाहिए क्या मतलब है। यानी यहां पर लाइन नंबर 15 पे आने का मतलब क्या है? अब मुझे यह पता है कि ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए छोटा था और बी बड़ा था तो वो स्वैप कर क्या है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा फायदा हो गया। फायदा ये होगा हमें 2 अलग अलग कोड नहीं लिखने पड़े, वरना ए इज लेस देन ग्रेटर देन बी के लिए अलग कोड लिखना पड़ता, बी इज लेस देन ए के लिए हमें कोड अलग लिखना पड़ता। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि ये चीज मैंने क्यों की है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं, शायद सबसे खूबसूरत चीज जो आप इस पूरे कोर्स में सीखेंगे वो ये छोटी छोटी बातें कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, और उस तरह सॉल्व किया जाता है जिस तरह एक अच्छा प्रोग्रामर जो है करता है। ओके, और मैं आपको एक बात बता दूं, आप एक अच्छे प्रोग्रामर में और एक एवरेज प्रोग्रामर में बहुत बड़ा फर्क होता है। बहुत बड़ा फर्क का मतलब क्या होता है? क्या ये होता है कि अगर मैं 100 एवरेज प्रोग्रामर ले लूं तो क्या एक अच्छा प्रोग्रामर बन जाएगा? नहीं बनेगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आप चलो ही मैं यहां पे 10 ले लूंगा और यहां पर 1 ले लूंगा तो उसका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। 10 एवरेज प्रोग्रामर या बुरे प्रोग्रामर मिलकर एक प्रोग्रामर, अच्छे प्रोग्रामर का काम नहीं कर सकते। एक्चुअली वो शायद ज्यादा बुरा काम कर देंगे। ठीक है, तो एक बड़ी जरूरी बात यह है कि ये जो चीजें ये बड़ी, और ये चीजें आपको एक तजर्बे से सीखेंगी, एक अच्छे प्रोग्रामर से गुफ्तगू करने से सीखेंगी,
ये वो चीजें जो कि आपको हैबिट में नर्चर होगी आपकी, ठीक है। दूसरों के कोड पढ़ने से, स्पेशली बड़ों के कोड पढ़ने से कि अच्छा ये इसने ये ऐसे क्यों किया हुआ है, ठीक है, ठीक है, शाबाश। बुक से पढ़ने से मिलेंगी, ठीक है, बुक में ये चीजें जान तौर पर डिस्कस की जाती हैं। स्पेशली जो मैंने अभी बुक आपको आज शेयर की है, आप सबको आई होप कि मिल गई होगी। नहीं मिली तो आज काइंडली मेक श्योर करें कि टीएस से ये सारा मामला हल करवा के जाए, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है कि ये चीजें क्यों काम नहीं करेंगी, ये चीजें क्यों काम करेंगी, ठीक है। तो चले जी हम यहां पर आगे लाइन नंबर 15 पे आने का मतलब क्या है कि हमें ये कंफर्म है कि ए ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई अब चेक करते हैं इफ, हाँ जी बताएं, इफ ए मॉडुलस बी इज डबल इक्वल टू 0, ओके। इसका मतलब क्या है, ए पूरा पूरा बी पे डिवाइड हो जाता है, यानी कुछ भी रिमाइंडर नहीं आता। ये बात समझ आई। तो मुझे क्या आउटपुट करवाना है, मैं आउटपुट करवाना है ए इज इक्वल टू, हाँ जी क्या होना चाहिए, बी मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी क्या होना चाहिए, बी, बी यहां आना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी। एक्चुअली यहां मुझे क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन किसके बराबर हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय बी हो जाएगा, ठीक है जी। इसके एल्स में क्या आएगा, इसका मतलब क्या है, इसके एल्स में आने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई वो डिवाइड पूरा पूरा नहीं होता। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो अब मैं दोबारा से लिखूंगा सी आउट ए, जी बताएं, इज इक्वल टू, शाबाश बताएं, बी, जी बताते रहे शाबाश, मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय बी, ये क्वेश्चन आ गया है ना, प्लस ए मॉड बी, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बता दो। सो लेट्स टेस्ट इट। और मजे की बात ये देखिए, आप अगर मैं ये ऊपर स्वैपिंग वाली चीज ना करता तो मुझे ये जो नीचे वाला मैंने कोड लिखा है ना, ये मुझे 2 दफा लिखना पड़ता। क्यों, क्योंकि एक बड़ा है बी से, उसके लिए अलग लिखना पड़ता, बी बड़ा है एक से, उसके लिए अलग लिखना पड़ता। एंड आई होप यू अप्रिशिएट ये आइडिया इज अ मच बेटर आइडिया, ओके। और बाय द वे ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो मैंने यहाँ ब्लॉक लिखा है, इस ब्लॉक की जरूरत नहीं। कैन एनीबॉडी टेल मी क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है। अगर अगर एक इफ के साथ एसोसिएटेड एक ही स्टेटमेंट हो तो आपको आपको ब्लॉक डालने की जरूरत है। इट्स एक्चुअली गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नॉट टू ऐड दीज ब्रेसेस, ओके, दीज पैरेंथेसिस, सॉरी नहीं ब्रेसेस, ब्रेसेस कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं, करली ब्रेसेस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये मुझे हमेशा भूल जाता है, ठीक है। चलो अभी चेक कर लेते हैं, कंट्रोल F5, जो ऑनलाइन बैठे हैं उनको नजर आ रहा है इस तरह से, या कोई ऑनलाइन बैठा भी है, 10 लोग बैठे हुए हैं, बोलते हैं नहीं। यस सर आ रहा है। और सही ना। चलें जी हम ये लिखते हैं 27, बाकी ऐसे लिखते हैं चलें 27 कर देते हैं, और दूसरा नंबर 100 कर देते हैं। सो 100 इज एक्चुअली 27 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 19, ऐसे है ना। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 19, ठीक है जी बोलिए। बड़े वाले क्लिक करना, बड़े वाले क्लिक करना। तो ये देखें, मैं कह देता हूं क्या था, अगर मैंने पहला 100 नंबर दिया होता, दूसरा 27 नंबर दिया होता, तो भी यही आंसर आता। हाँ जी, हमेशा बड़े वाले क्लिक करें, ठीक है। सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम कर देते हैं मेन 3, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। कंट्रोल एस, इंट मेन,
रिटर्न 0। ठीक है जी, चलें जी अब आगे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 पढ़े। कोई सवाल समझाए मुझे, सवाल क्या है? प्रॉब्लम 4 है, सॉरी, प्रॉब्लम 4 बताएं जी, सवाल क्या है? काइंडली मुझे एक्सप्लेन करें सवाल क्या है। ये सवाल सबको नजर आ रहा है? थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट जो उसके ऊपर लिखा है, बट जस्ट टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। इसको यूं कर देते हैं, इसको भी यूं कर देते हैं। प्लीज रीड द स्टेटमेंट एंड टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम। नहीं आ रहा? चलिए हटा देते हैं बस, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, आई डोंट वॉन्ट यू टू लुक एट दिस, ठीक है जी। सवाल पढ़े और बताएं सवाल क्या। जस्ट रीड द स्टेटमेंट एंड टेल मी व्हाट डू यू वांट टू डू। काइंडली बताएं सवाल क्या है। जी, प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नहीं, कोई और बताए। आशा बताओ। मैं बताऊं सर। तो आशा ये कह रही है कि, जो मुझे लगता है गलत कह रही है, वो कह रही है 2 नंबर इनपुट करवाएंगे और फिर उसके बाद कोई प्लस या माइनस या ऑपरेटर लिखेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए। इस तरह नहीं कहा। रीड द इनपुट एंड देन आउटपुट। जी, थोड़ा सा जोर से बोलना, इधर आके बोलो, क्योंकि वो जो बेचारे ऑनलाइन बैठे हैं उनको आवाज नहीं आती। हाँ जी, बोले बोले। हाँ, क्लास क्वेश्चन ये है कि आपने 2 नंबर इनपुट लेने हैं और यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट लेना है आपने, और वो कैरेक्टर डिपेंडिंग कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आपने प्रोग्राम के अंदर उन नंबर्स के ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई करना है और आउटपुट देना गलत, बैठो, कोई और बताए। देर इज वन स्पेसिफिक थिंग जो कि आपने भी मिस की है और आयशा ने भी मिस की है। इधर आओ, आओ एक्सप्लेन करो। प्लीज लुक एट द इनपुट एंड देन टेल। है। जी, सबसे पहले हम एक इंटीजर वैल्यू देंगे, उसके बाद हम एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे और फिर सेकंड इंटीजर वैल्यू देंगे। शाबाश। सो एक्चुअली इनपुट रिक्वायरमेंट क्या है? यू आर राइट कि आपने हमने 2 इंटीजर लेने हैं, लेकिन जिस फॉर्मेट में लेने हैं वो बताया हुआ है। वो क्या है? पहले एक इंटीजर आएगा, फॉलोड बाय एक कैरेक्टर आएगा जो कि क्या होना चाहिए? वो एक ऑपरेटर होना चाहिए। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद दोबारा से एक इंटीजर आएगा, और आपने क्या करना है? उन 2 इंटीजर्स के ऊपर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी इज विद मी, ठीक है। चले पहले हम इसका बड़ा सिंपल सा कोड कर लेते हैं। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, आपके सामने मैं कोड कर रहा हूं। तो मैं यहां लिखता हूं, मैं कैर लिखता हूं, इसका नाम है ओपीआर। ये मैंने क्यों लिखा है कैर ओपीआर? कैन एनीबॉडी टेल मी मैंने ये क्यों लिखा है कैर ओपीआर? जी, ये मैंने कैर यूजर जी हमने ओपीआर कैरेक्टर क्यों इनपुट बनाया? यूजर जी हमने कैरेक्टर इनपुट देना। वेरी गुड, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने एक्चुअली ये जो इनपुट करवाना है, ये जो ऑपरेशन इनपुट करवाना है, ये किस में करवाना है? ऑफ कोर्स ये किसी कैरेक्टर में इनपुट करवाना पड़ेगा। लेकिन एक और बात भी आप याद रखें कि ये जो हमने, ये और ये है, ये जो 12 और 7 है, ये भी हमें किसी में रिसीव करना है। वो किस में रिसीव करना पड़ेगा हमारा, है ना? आपका नाम क्या था? वर्दा। वर्दा, आपका नाम क्या है?
युमना, सॉरी जी बताएं युमना। हम दो इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर, ठीक है, नजर नहीं आ रहा, मैं सॉरी मैं कलर चेंज कर देता हूं। दो इंटीजर ले लेते हैं, एक को हम ले लेते हैं, क्या करें, क्या नाम रखें इसका, हाँ ए भी कर दें, चले ए भी कर देते, ठीक है, ये बात सुनना जी। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अब सवाल ये कि अगला हमने इनपुट लेना है, और ये ध्यान में रखिए इनपुट हमने ये लेना है, ये भी हो सकता है, यहाँ पे ना ये लिख नहीं रहा, ये भी इनपुट हो सकता है, ये भी इनपुट हो सकता है, ठीक है। तो सवाल है इनपुट कैसे लें, पहले हम कहेंगे सी आउट, ठीक है, और सी आउट में क्या लिखेंगे, हाँ जी बताएं सी आउट क्या लिखेंगे, यहां मैं क्या लिखूं, यहां पे हम लिख देते हैं जी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देता हूं कि क्या ए, यहां पे मैं कोई भी एक लेट से ये एम एक कैरेक्टर होता है, ये डाल देता हूं, ठीक है, और यहां पे लेता हूं बी, ठीक है, और यहां पे मैं कॉल, ठीक है, तो ये मुझे नहीं पता कौन सा कैरेक्टर आएगा, तो मैंने यहाँ पे ये जनरल ऑपरेशन लिख दिया, फिर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मुझे सीन करवाना, सीन में मैं क्या लिखूंगा ये बताएं मुझे, सीन करेंगे ए, फिर ए, क्या, फिर इनपुट करेंगे ऑपरेटर, फिर बी। फिर इनपुट करेंगे ओपीआर, और फिर इनपुट करेंगे क्या बी, ये बात सुनना। और मजे की बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूं इनपुट मेरी कंसोल चलती है, और कंसोल में मैं ये लिखता हूं 123 मल्टी स्पेस डाली हुई है यहाँ पे मैंने, और एक नहीं 10 स्पेसेस डाल दी, और फिर मैं दोबारा से 10 स्पेसेस डाल देता हूं, और फिर यहां लेता हूं 728, ओके। मजे की बात यह है कि जो सीन है ये इतना कमाल लिखा हुआ है कि जब तक ये इंटीजर आ रहे होते हैं, जैसे ये 1 2 3 है, ये इसी ए में लोड करेगा, ठीक है, जैसे ही स्पेस आएगी या कोई कैरेक्टर और आएगा तो आएगा यार इंटीजर आना बंद हो गया, ये बात समझना। तो एक्चुअली क्या करेगा, ये लोड करेगा 123, दैट्स इट, ठीक होगी बात, आई होप एवरीबडी इज विद मी, ठीक है, वेरी गुड। तो फिर उसके बाद ओपीआर लोड होना शुरू होगा, और ओपीआर में वो क्या करेगा, स्टार लोड करेगा और बस। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हमने दोबारा बी में लोड करवाया हुआ है। अब बी में लोड करने के लिए वहां पे स्पेसेस है, ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पे स्पेसेस डाली थी, ये मैंने स्पेसेस डाली हुई है ना, है ना, वो ये सारी स्पेसेस को इग्नोर करेगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर लोड करने के लिए कहा गया है, तो अगर स्पेसेस तो इंटीजर में नहीं लोड होती, तो वो उन सारों को इग्नोर करेगा, कब तक इग्नोर करेगा, जब तक कि इंटीजर आना शुरू नहीं होता, और जैसे इंटीजर आने शुरू होंगे तो वो कहेगा अच्छा 7 को मैंने लोड कर लिया, 2 को लोड कर लिया, और 8 को लोड कर लिया, तो 728 एक नंबर बन गया। उसके बाद क्या, उसके बाद मैंने आपको, आप आमतौर पर इंटीजर लिखते हैं तो आप 128 मल्टीप्लाई बाय 728 लिखेंगे या कुछ और भी लिखेंगे, आपने क्या लिखा हुआ है 112 ऊपर लिखा हुआ है 12%7, उसके बाद आपने कुछ और भी कुछ किया होगा कीबोर्ड पे, क्या किया होगा, एंटर दबाया होगा, और एंटर भी बेसिकली इसके अंदर लोड होता है एज बैकस्लैश n, और आपको याद होगा बैकस्लैश n इज एक्चुअली ए कैरेक्टर जिसकी आज की वैल्यू होती है 13, ओके। तो ये 13 वाला कैरेक्टर भी इसके अंदर यहां पर बफर में एंटर होता है, लेकिन वो आपको नजर नहीं आता, ओके। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ये इग्नोर हो जाता है बस ये बात। तो ये आ गया, अब हमने नीचे कोड करना है, और कोड कैसे करेंगे, हम यहां पे इफ लिख देते हैं, इफ क्या, इफ ओपीआर इज डबल इक्वल टू क्या, डबल इक्वल टू क्या, सॉरी सॉरी जी, अगर हम यहां पे सिंगल कोड पे लिखेंगे जाके प्लस, ठीक है। अच्छा एक और काम करते हैं, मैं यहां पे कॉमा लगा के ना रिजल्ट बना दूं,
ठीक है, कॉमा लगा के क्या करता हूं, रिजल्ट बना देता हूं। और अब मैं लिखता हूं क्या, ओपीआर डबल इक्वल टू प्लस के बराबर है। अगर प्लस के बराबर है तो मैं करता हूं क्या, रिजल्ट इज इक्वल टू, क्या लिख देता हूं, ए प्लस बी। ये बात याद रखिए, अब मैंने यहां प्लस लिखा है, यहां पे प्लस को कोट में नहीं लिखा, क्योंकि यहां पर मैं एक्चुअल वैल्यू कंप्यूट कर रहा हूं। ये समझ में आई सबको बात, ठीक है। और आप मजेदार बात देखें, यहां में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां में लिखेंगे एल्स इफ। एल्स इफ लिखे या इफ लिखे, सर एलजीब ठीक है, क्योंकि इसमें फिर वो बार बार सबको ऑपरेट क्योंकि करेगा। अगर हम इफ लिखेंगे तो क्या होगा, ये और से देखें क्या होगा। अगर मैं एल्स इफ ना लिखता, इफ लिखता, तो होगा यह कि ये इफ भी चेक होगा, ये इफ भी चेक होगा, ये सारे इफ चेक होंगे जितने भी मैंने 5 लिखे होंगे, ओके। लेकिन अगर इफ लिखते हैं हम, इफ एल्स इफ लिखते हैं, तो उसमें अगर पहला इफ चल गया है तो बाकी वाले इफ एल्स जो है वो चेक नहीं होते, ओके। कंट्रोल फ्लो कैसे चलता है, वैसे चलता है कि पहले पहला इफ चेक होता है, अगर वो ट्रू हो गया है तो वो उस इफ के अंदर आएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी कंप्यूट कर लेगा। ये बात समझा गई। और एल्स इफ में फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ हमने ओपीआर डबल इक्वल टू माइनस, तो क्या होगा, यहां पे कंप्यूट होगा रिजल्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये नजर आ रहा है सबको, ठीक है। इसको उठा के मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, और इसको उठा के मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। यही कोड मैंने आगे लिखना है क्योंकि मेरा जगह काम है, तो मैं यहां लिख रहा हूं। यहां पे हम एक और एल्स इफ लिखेंगे और यहां लिखेंगे अज्ञा ओपीआर बराबर है किसके बेटा, अगर वो किसके बराबर है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन के बराबर है तो क्या करे, इसी तरह वो कर दे, रिजल्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय क्या बेटा, बी। इसी तरह एक और एल्स इफ आएगा, अगर ओपीआर डबल इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, डिवीजन के बराबर है, तो वो रिजल्ट को क्या कंप्यूट कर लेगा, ए क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय बी, ठीक है। मॉड में नहीं लिख रहा, वो आप खुद लिख लेंगे। बाय द वे उसके एल्स में आप लिख देंगे कि ये चीज है ना। गलत होगा वो, क्यों गलत होगा, क्योंकि अगर उसने उसने मॉड ना दिया, उसने लेट से नॉट दे दिया, तो नॉट में वो क्या कंप्यूट करेगा, वो मॉड कंप्यूट करेगा। तो उसके भी एल्स में आप एल्स इफ लिखे और उसके एल्स में लिखे रॉन्ग ऑपरेटर। ये बात समझ आई। और रॉन्ग ऑपरेटर हो तो उसके केस में वैसे तो कुछ और भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसको दोबारा से इनपुट लेनी चाहिए, है ना। ये बात समझ आई, ये आप खुद सोचेंगे, ठीक है, ये आपका काम है, ये आपका खुद सोचना है, ठीक है। लेकिन आई होप यू ऑल अग्री कि इन सारे एल्स के बाद आपने यहां पे सी आउट लिखना है। और सी आउट में क्या लिखना है, ये पूरा नजर नहीं आ रहा, यहां हम लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे ओपीआर, यहां लिखेंगे बी, और यहां लिखेंगे इक्वल टू, और यहां लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे रिजल्ट, ठीक है। और यहां पे एंडल लिखने को, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, कि आखिर में हमारी लाइन होगी ए ओपीआर बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है जी। आप हम सवाल, हाँ सॉरी दोबारा बताएं बेटा, दोबारा बताओ क्या कह रहे हो, डिवाइड बाय इंटीजर आएगा, तो इंटीजर ही आना चाहिए। फ्लोट अगर चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, तो फिर इसका मतलब है कि आपको रिजल्ट को फ्लोट बनाना चाहिए। ये बात समझ आ गई। तो अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट का आंसर जो मेरा आए वो फ्लोट आए, ठीक है, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा बताएं मुझे। एक तो रिजल्ट को आप फ्लोट बनाएं, दूसरी बात यह कि जब आप डिवीजन कर रहे हैं तो आप ए डिवाइडेड बाय बी नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा आपको, ए मल्टीप्लाई बाय 1.0 डिवाइडेड बाय बी। शाबाश, वेरी गुड, यही करना चाहिए आप, ठीक है। तो यह काम आप खुद कर सकते हैं, सही है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड जी। तो कर दे, करेगा वो, बिल्कुल सही कर लेगा, तो थमेटिक ऑपरेशन करने में कर लेगा जी। आप उसके स्पेसिस दिए,
वो भी सारे इग्नोर देंगे, इग्नोर देंगे, सारे इग्नोर देंगे। आप एंटर भी मार देंगे ना तो भी वो इग्नोर हो जाएगा। आप 123 के बाद एंटर 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 मार के उसके बाद लिखे स्टार, फिर लिखे एंटर 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 एंटर, फिर आप लिखे 728, वो ये तीनों लोड हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक लोड हो जाएंगे। हाँ कर लेगा लोड। क्या मतलब? हाँ वो जब कैरेक्टर रीड कर सीन ऐसे लिखा हुआ है कि वो जितने भी बैक स्लैश एंड है उनको इग्नोर करता है, जितने भी स्पेसेस होती है उनको भी इग्नोर करता है। ठीक है, और अगर हमें वो भी चाहिए हो तो उसका भी एक तरीका होता है, वो बाद में बताएगा। ठीक है, सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। जी आशा, जबरदस्त बात, मैं वहीं पे जा रहा हूं। अगर हम इस एल जिप की जगह सिर्फ इफ लिख देते तो सारे चेक होते ही होते, प्लस के केस में भी सारे चेक होते, माइनस के केस में भी सारे चेक होते। लेकिन अगर आप देखिए मेरी बात गौर सुने, हमने ये 3 4 इफ लगाए हुए, अगर डिवीजन का केस होगा तो डिवीजन के केस में पहले वो ये वाला इफ चेक करेगा, प्लस वाला इफ चेक करेगा, है ना। वो क्योंकि ट्रू नहीं है तो वो क्या करेगा, मैं ये ब्लू कलर यूज कर लेता हूं। तो सबसे पहले वो ये वाला इफ चेक करेगा, फिर हमने अब एल्स लिखा हुआ है क्योंकि हमने लेट्स से ओपीआर में जो वैल्यू दी होती है वो हमने दी होती है डिवीजन की, तो वो ये इफ चेक करेगा, यहां पे नहीं जाएगा तो यहां पे वो नहीं जाएगा, फिर वो यहां आएगा, फिर वो यहां आएगा, और फिर वो यहां आएगा। ये बात समझा? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अगर हमने एल्स ना लिखा होता तो चारों इफ चेक होने ही होने थे। ठीक है, लेकिन अगर हमने एल्जेब लिख दिया है तो उसका सिर्फ एक छोटा सा फायदा हो गया है कि अगर हम प्लस देंगे तो उस केस में एक इफ चेक होगा। ये बात समझा? ठीक है, ठीक है। देयर इज अनदर वंडरफुल कॉन्सेप्ट विच आई एम अबाउट टू टीच, विच विल गोइंग टू अवॉइड कि जो ऑपरेटर है डायरेक्टली वो वाला चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। ओके, डायरेक्टली वो वाला चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। ठीक है, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? और स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, मैं आपको बताता हूं क्या होती है। इट्स वेरी वेरी सिंपल आइडिया। So let me tell you what's the idea. The idea is the following. So the idea is कि ना, अब जो मैंने आपको जैसा while लूप समझाया था, मैंने इस स्टेटमेंट समझाई थी, इसी तरह एक और स्टेटमेंट होती है जिसे कहते हैं स्विच स्टेटमेंट, और वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहां लिखते हैं आप स्विच, यहां पे आप कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब है कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे आप एक ब्लॉक लिखते हैं। ठीक है, हर स्विच स्टेटमेंट के साथ एक ब्लॉक आता है। ठीक है, यहां पे आप केस लिखते हैं, और यहां पे आप एक कोई कांस्टेंट वैल्यू बताते हैं। ठीक है, यहां पे आप कोई कांस्टेंट वैल्यू बताएंगे, वैल्यू 1 बताएंगे। यहां पे आपने कहना है डू समथिंग। ठीक है, फिर आप यहां लिखेंगे केस कांस्टेंट वैल्यू 2। यहां पे फिर आप कॉलन लगाते हैं, सेमी कॉलन जिस तरह होता है ना, इस तरह एक कॉलन भी होता है, शिफ्ट दबा के आप वो 2 डॉट्स जो होते हैं, और यहां पे होता है डू समथिंग एल्स। ये डू समथिंग 1 है, ये डू समथिंग 2 है। ठीक है, यहां पे होगा केस डॉट 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 केस कांस्टेंट वैल्यू के, कोई भी और कर। ठीक, और बाद में ये हर वैल्यू डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और एक और बड़ी जरूरी बात होती है, और वो जरूरी बात ये होती है कि इसके डू समथिंग एल्स समथिंग के फौरन बाद आपको यहां पे ना ब्रेक लिखना होता
और यहां पे आपको क्या लिखना पड़ता है, ब्रेक लिखना पड़ता है, और यहां पे आपको ब्रेक लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने ब्रेक ना लिखा तो क्या होगा, अगर ये जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है, और अगर आप ब्रेक लिखना भूल जाए तो होगा ये कि आपका कोड चलना शुरू होगा, वो डू समथिंग 1 भी करेगा, वो डू समथिंग 2 भी करेगा, और डू समथिंग यहां पे जो 3 होगा वो भी करेगा, बल्कि वो सारे डू समथिंग कर देगा, बल्कि एक्चुअली उसके जो केस चल रहे हैं उसके नीचे सारे चला देगा। ये बात समझा गई? सो ब्रेक इज ए स्टेटमेंट जो क्या करती है, जहां पर भी लगती है वो जिस ब्लॉक में लगती है उस ब्लॉक से बाहर ले जाती है। ठीक है, ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, जिस ब्लॉक में लगती है, चले जिस स्विच में लगी होती है वहां से वो उसे बाहर ले जाती है। ये बात समझा? तो ब्रेक लगाना मत भूलिएगा, ब्रेक लगाना आप भूलेंगे तो उससे होगा ये कि वो जौन सा केस चलेगा वो उसके नीचे जितने भी होंगे वो सारे चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं भी आपको करके दिखाता हूं। लुक एट दिस, ये हमने एक इंटीजर ए बी बनाया और एक रिजल्ट भी बनाया, यहां पे हमने कैरेक्टर ओपीआर बना दिया। ठीक है, सी आउट एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है, और एक्सप्रेशन हमने कैसा लिखना है, हमें लिखना है ए डॉलर, डॉलर नहीं, क्या लिख दें, डॉलर, मैं कैसे लिखूं, हाँ हाँ हाँ, अंडरस्कोर डैश नहीं, अंडरस्कोर नहीं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर बी कर, ठीक है, या ऑपरेशन। ठीक है, यहां पे हम सी इन करवा लेते हैं, क्या बेटा, ए जी ओपीआर, और यहां कर देते हैं क्या, बी। ठीक है, और यहां बेटा हम क्या करें, यहां लिखते हैं स्विच, और स्विच में जाके मैं लिख देता हूं ओपीआर। ठीक है, और यहां जाके लिखता हूं केस, अगर प्लस है तो क्या करें, रिजल्ट इज इक्वल टू, ये देखिए गौर से, रिजल्ट इज इक्वल टू हम कर देते हैं क्या, ए प्लस बी, और अब मैं ब्रेक लगाना भूल गया। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा केस, हाँ जी बताएं, केस माइनस। ठीक है, और यहां मैं लेता हूं रिजल्ट ए माइनस बी। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं केस, हाँ जी बताएं आगे, मल्टीप्लीकेशन, और रिजल्ट ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ठीक है, और यहां लिखता हूं केस, हाँ जी, हाँ जी बताएं क्या है वो, केस डिवीजन। ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, यहां लेता हूं केस, ठीक है, मॉडुलस, रिजल्ट इज इक्वल टू ए मॉडुलस बी। ठीक है, और यहां जाके मैं सी आउट करवा देता हूं, सी आउट ए ओपीआर बी इक्वल टू ए रिजल्ट। ठीक होगी बात? ठीक है, सो लेट्स टेस्ट। मैं यहां पे जाके डीबग पॉइंट लगाता हूं, यहां पे आके मैंने डीबग पॉइंट क्यों लगाया, मैंने वैसे ज्यादा लाइन नंबर 11 पे डीबग पॉइंट लगाया। ठीक है, आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये थोड़ी सी स्क्रीन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब नजर आ रहा है सबको, फिर गायब हो गया, कैन यू सी इट नाउ? ठीक है, ठीक है, तो ये मैं आपके सामने चला रहा हूं। सो मैंने F5 चलाया,
जी वो पूछ रहा है ए मॉडुलस बी, मैंने कहा लेट्स से क्या लिखूं बेटा, लेट्स से 20, आगे बताएं, लेट्स से मैं कहता हूं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो ओके प्लस करता हूं 20 प्लस लेट्स से 18 कर देते हैं, ठीक है 20 प्लस 18 कर देते हैं और यहाँ पे मैं एंटर मारता हूं, ठीक है ये ओपीआर पे आया। इधर आओ मलाइका F10 प्रेस करो बेटा। अब देखें ओपीआर में बेटा क्या वैल्यू आएगी बेटा, ये पहले आप यहाँ पे लोकस पे जाएं, लोकस पे, लोकस पे जाएं, लोकस पे नीचे आइए हम लोकस पे, विंडो प्लस प्रेस करें, विंडो प्लस मैं करूं, हाँ नहीं विंडो प्लस आपने इकट्ठा करना ठीक है, तो मुझे एक मिनट, कैन यू सी दिस, ए में अभी क्या आया हुआ है 20 आया हुआ है, बी में क्या आया हुआ है 18 आया हुआ है, ओपीआर में क्या आया हुआ है प्लस आया हुआ है, और रिजल्ट में अभी क्या पड़ा हुआ है गार्बेज पड़ी हुई है, ठीक है शाबाश। तो इसको हम विंडो माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब आपने F10 प्रेस करना है, क्योंकि प्लस लिखा हुआ है तो कौन सा केस चलेगा, प्लस वाला केस चलेगा, ये बात समझा। चले जी F10 प्रेस करें बेटा, ये देखें ये रिजल्ट आया। अब क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं लगाया हुआ, सबसे पहले देखिए रिजल्ट कंप्यूट होगा, ए प्लस बी कितना है बेटा 20 जमा 18 कितना होता है 38, देखें F10 प्रेस करें बेटा, ये देखें 38 कंप्यूट हो गया, ओके। आपको शायद नजर नहीं आ रहा लेकिन मुझे नजर आ रहा है, ठीक है वैसे तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा लेकिन 38 है, ठीक है मलाइका 38 है ना, वहां पर सही नजर आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन अब देखें ए माइनस बी भी कंप्यूट कर रहा है, ठीक है F10 प्रेस करें, वो देखें ये 2 आ गया, ठीक है क्योंकि हमने ब्रेक नहीं लगाया। F10 प्रेस करें, वो देखें जी इसने मल्टीप्लाई बाय बी भी कंप्यूट कर दिया, और कैन यू गेस कि आखिर में रिजल्ट के लिए क्या होगी, 7 वैल्यू नहीं 2 वैल्यू होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए 2 वैल्यू, क्योंकि मॉडुलस, 20 मॉडुलस 18, क्योंकि 20 मॉडुलस 18 होना, तो F10 प्रेस करें दोबारा से, फिर F10 प्रेस करें, ये देखें जी 2 आ गया, और आप देखें सी आउट करें और ऑल टैब दबाएं बेटा, ऑल टैब, ऑल टैब टैब कर दे फिर ये आखिर में पड़ा हुआ है, वेरी गुड, ये देख सकते हैं आप 2 आंसर आया, ठीक है। एंड आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है थैंक यू सो मच। अच्छा आप सबको ये बात समझ में आ गई कि स्विच स्टेटमेंट इज ए फार बेटर स्टेटमेंट देन इफ और इफ एल्स, क्यों, क्योंकि वो कोई कंपैरिजन नहीं करती, वो क्या करती है, वो जो ऑपरेशन होता है डायरेक्टली उस पर जाती है, यानी मॉडुलस होगा तो वो डायरेक्टली इस पे आएगी, डिवीजन होगा तो वो डायरेक्टली इस पे आएगी, कोई कंपैरिजन नहीं होगा, ये बात समझना, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी फास्ट, स्विच स्टेटमेंट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट स्टेटमेंट, ओके। बट ये कभी कभी लगती है कभी कभी नहीं लगती। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर यहां पर आपने कॉन्स्टेंट दिए हुए, यहां पर आप कोई वेरिएबल नहीं लिख सकते, यानी यहां पे आप ये नहीं लिख सकते केस ए इज लेस देन बी या केस ए इज ग्रेटर देन बी, यहां पे आप ये नहीं लिख सकते, यहां पर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू देनी पड़ेगी। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या है, यस यहां पर आप कोई कैरेक्टर दे सकते हैं, यहां पे आप कोई इंटीजर दे सकते हैं, ये बात समझा गई, ठीक है। तो डू नॉट फॉरगेट कि यहां पे आपने ब्रेक जरूर लिखना है, ठीक है। बाय द वे मैं यहां पे कॉमा लगा के भी ब्रेक लिख सकता हूं, आई थिंक सो, नहीं ब्रेक के लिए मुझे सेमीकोलन लगाना पड़ता, ठीक है। अब यहां पे हम ब्रेक लगा देते हैं, यहां पे हम जाके ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। कंट्रोल F5, यार एक मिनट मैं आपसे सवाल लेता हूं आप जो कह रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी शो यू वंस, यहां पे बेटा मैं लिखता हूं लेट्स से क्या 28 डिवीजन बाय लेट्स से 7, तो जो मेरा आंसर आना चाहिए 4 आंसर, ठीक होगी बात, सही है, ठीक है गुड। जी अब आपका सवाल बताएं।
हो गया सवाल? शाबाश। जी जी, सॉरी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देर इज समथिंग एंड कॉल्ड डिफॉल्ट, और यहां हम कहते हैं अब गौर से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, ठीक है? अगर वो रॉन्ग इनपुट दे दे, अगर वो रॉन्ग इनपुट दे दे, तो मैं चाहता हूं ये सीन दोबारा हो। क्या हो? ये सीन दोबारा हो। तो हम एक काम करते हैं, ये जो मैंने लिखा है ना, इसको मैं टैब कर रहा हूं, ठीक है? टैब करने का मतलब क्या है बता लेगा वो। देर इज ए वेरी नाइस लूप एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डू। अभी टाइम नहीं आया वैसे बताने का, अभी मैंने नहीं बताना, अभी मैं वाइल से ही करता हूं, ठीक है? और हम करते क्या है, यहां पे हम लिखते हैं वाइल, ठीक है? और यहां लिखते हैं ओपीआर की ना एक अहम ही कोई वैल्यू डाल देते हैं, कोई गलत वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है? क्या वैल्यू डालें? यहां में लेते हैं लेट्स से एम, कुछ भी डाल दिया, ठीक है? और हम करते हैं ओपीआर और डबल को डाल दिया डबल से, परसेंटेज नहीं होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए? बल्कि एक काम करते हैं, ओके, इसको ना मैं कुछ भी नहीं करता, ठीक है? यहां पे मैं एक ना बूल बनाता हूं जिसका नाम होता है शुड आई रिपीट, ठीक है? जिसकी वैल्यू मैं रख देता हूं ट्रू, ठीक है? कंट्रोल एस, कंट्रोल वी, ठीक है? और यहां पे सी इन लेने के बाद शुड आई रिपीट को हम कर देते हैं फॉल्स, ठीक है? और अगर वो डिफॉल्ट केस में आता है, डिफॉल्ट केस क्या होता है कि भाई इनमें से कोई भी नहीं था, तो हमें कहते हैं शुड आई रिपीट को दोबारा से कर देते हैं क्या? ट्रू। और इस स्विच के बाहर आके हम ये कर देते हैं, ठीक है? तो देखिए क्या हुआ है, तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने एक वेरिएबल बनाया है, इसका नाम रखा शुड आई रिपीट और उसकी शुरू में वैल्यू रखी है ट्रू, ठीक है? और हम कहते हैं हाँ भाई पहली दफा तो रिपीट ही होना चाहिए, चलना चाहिए, तो ये क्या करता है, इसके अंदर आता है क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू होती है। इनपुट कराने के बाद हम शुड आई रिपीट को फॉल्स करते हैं, अब तुम्हें दोबारा नहीं चलाना इसको, ठीक है? लेकिन ये मैंने फॉल्स क्यों किया, क्योंकि बेसिकली इन चारों केसेस में एक तरीका ये था कि ये इक्वल टू फॉल्स मैं इधर भी लिखता, इधर भी लिखता, इधर भी लिखता, इधर भी लिखता और इधर भी लिखता। ये बात भाई मैंने क्या, मैंने पहले ही फॉल्स कर दिया, ठीक है? यानी इन चारों केसेस में मैंने फॉल्स करना है ना? तो एक तरीका ये था कि मैं यहाँ पे भी शुड आई रिपीट इज इक्वल टू फॉल्स करता, यहाँ भी कॉल करता है। बाय द वे ये ब्रेक से पहले होता है या ब्रेक के बाद होता है? ये ब्रेक से पहले होता है। ब्रेक का मतलब ये है कि अगली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, तो ब्रेक से पहले होना चाहिए। इन दोनों के दरमियान में मुझे लिखना पड़ता है शुड आई रिपीट इज इक्वल टू क्या? फॉल्स, ठीक है? एक तरीका ये था कि मैं चारों जगह पे यहाँ पे आके जाके ये लिखता, पांचों जगह पे आके लिखता शुड आई रिपीट इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है? एक तरीका ये मैं ऊपर जाके लिख दूंगा इक्वल टू फॉल्स। और मैं करूं, मैं डिफॉल्ट केस में जिसमें अब एक्चुअली गलत इनपुट दे दी गई है उसे मैं शुड आई रिपीट इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। उसे क्या होगा, अब जब ये इससे बाहर आएगा स्विच से, तो क्या होगा,
ये दोबारा चलेगा और शुड रिपीट करिए ट्रू है, ये दोबारा आएगा, दोबारा इनपुट करो। ये बात सुन रहे हैं? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। और आप चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, क्या यहां पे साथ ही सी और भी करवा दे, रॉन्ग ऑपरेटर, रॉन्ग ऑपरेशन, और बैकस्लैश एन चवले ना मारे, सही इनपुट दे। ठीक है, बैकस्लैश एन और ये, ठीक है, ठीक है। सो कंट्रोल F5, ठीक है। यू आर अलाउड टू यूज दीज काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, ठीक है। ठीक है, लेट्स से मैं लिखता हूं 12, लेट्स से परसेंटेज नहीं, लेट्स से डॉलर, और लेट्स से 90 कर देता हूं। ठीक है, तो वो कहता है रॉन्ग इनपुट, चले ना मारे, सही इनपुट दें। ठीक है, और मैं कहता हूं 12, और यहां मैं कह देता हूं डबल कोट 4, वो कहता है रॉन्ग इनपुट, चले ना मारे। ठीक है, मैं कहता हूं 12 माइनस 9, ठीक है, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये बात समझ में? ठीक है, आप बताएं क्यों करें फॉल्स? क्योंकि जब वो इनपुट ठीक देगा तो उस केस में आप दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो शुड रिपीट इज इक्वल टू फॉल्स हमने यहां कर दिया। ठीक है, और अब जब ये चलेगा तो उसके ऊपर सही वाला केस होगा तो वो फॉल्स का फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी एफिशिएंसी की थी और टाइम बचाने के लिए मैंने यहीं पर लिख दिया था, वरना असल में यहां पर नहीं होना चाहिए। ये कहां होना चाहिए? ये शुड रिपीट जो इज इक्वल टू मैंने फॉल्स लिखा है ना, ये होना चाहिए था यहां पे, ये होना चाहिए था, क्योंकि ये एक्चुअली ये 3 स्टेटमेंट बन जाएंगे। ये बात समझ में आई? और ये जो मैंने यहां लिखा है ना, ये एक्चुअली यहां नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? क्योंकि अगर वो ठीक इनपुट दी है तो शुड रिपीट इज इक्वल टू फॉल्स होना चाहिए। ये समझ में आ गया बेटा? लेकिन मैंने इसको थोड़ी सी एफिशिएंसी कैसे की, तो मैंने कहा यार यहां पे मैं 4 दफा फॉल्स 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 कर रहा हूं, तो मैं एक काम करता हूं, ये जो स्टेटमेंट मैंने यहां लिखी हुई है ना, इस स्टेटमेंट को यहां नहीं लिखता। ठीक है, और इसको इनपुट लेते ही फॉल्स कर देता हूं, और सिर्फ उस केस में ट्रू करता हूं जब मुझे पता है रॉन्ग इनपुट आई है, दोबारा रिपीट होना पड़ेगा। ये बात समझना? और इस पूरी चीज को मैंने एक वाइल में डाल दिया, और शुरू में मैंने शुड रिपीट इज इक्वल टू क्या कहा है, उसको ट्रू कर दिया, नहीं शुड आई शुड रिपीट। ये बात समझ? ठीक है, ये मैं आपको एक गलत आदत बता रहा हूं, लेकिन उसकी गलत आदत बताने की एक वजह है कि देयर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जहां पर एक और तरह का लूप नहीं होता। एक्चुअली देयर इज अनदर लूप व्हिच आई वांट टू टीच यू, लेकिन आई एम नॉट टीचिंग यू डिलिबरेटली। ठीक है, इसी वजह से मैं इस चीज को करने के लिए एक और लूप होता है जिसे डू वाइल लूप कहते हैं। डू वाइल लूप क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मैं एक्चुअली चाहता हूं कि पहले आप डू वाइल पे ना जाए। ठीक है, डू वाइल के लिए आप थोड़ा सा वेट करें। एक्चुअली ये जो सारा मैंने यहां पे काम किया ना, ये एक्चुअली यहां पर होना ही नहीं था, यहां पर आना चाहिए था सिर्फ डू। ठीक है, और यहां होना चाहिए था वाइल। ओके, देयर इज इन C++ देयर इज ए लूप कॉल्ड डू वाइल, और डू वाइल क्या कहता है? डू वाइल ये कहता है पहले एक काम करो, उसके बाद सोचना कि कंडीशन क्या है, शुड आई रिपीट दिस वर्क और नॉट। ओके, तो डू का ब्लॉक होता है, आप वो काम करते हैं, उसके बाद आप कंडीशन चेक करते हैं। ये बात सुने, और ये बड़ा नेचुरल है, और अक्सर आपको ऐसे ही करना पड़ता है, पहले इनपुट लेनी पड़ती है, उसके ऊपर कोई काम करना पड़ता है, फिर कंडीशन चेक करनी पड़ती है, हाँ भी कंडीशन कोई वायलेट तो नहीं हो गई, वही है तो दोबारा से वो काम करें। तो पहले काम करेंगे फिर कंडीशन चेक करेंगे। ये बात समझ? ठीक है, अक्सर गेमों में ऐसा होता है कि आप इनपुट पहले लेते हैं, फिर कहते हैं हाँ भाई इनपुट ठीक भी दी या नहीं दी, अगर नहीं दी तो इनपुट दोबारा दे। ठीक है ना, पहले आप कंडीशन चेक नहीं करेंगे कि भाई इनपुट ठीक दी नहीं, इनपुट दी नहीं अभी तक, है ना, तो पहले आप काम करते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा बताओ मुझे इनपुट क्या है, और वो इनपुट ठीक है या नहीं। ये बात सुने,
फिर एक तरीका इसका और होता है, वो होता है पहले आप इनपुट ले लेते, फिर आप वाइल में जाते और चेक करते हैं, अगर वाइल कंडीशन फॉल्स है तो दोबारा से इनपुट लेते हैं। तो उसमें आपको इनपुट 2 दफा लिखनी पड़ती है। ये समझ में आई बात? एक आपको वाइल से ऊपर इनपुट लेनी पड़ती है और एक वाइल के अंदर जाके इनपुट लेनी पड़ती है। ये बात समझ आई? तो डू वाइल का फायदा ये होता है कि आपको एक ही दफा लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये हम कहा मल्टीपल दफा करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? आई विल गोइंग टू फोर्स के यहाँ पे डू वाइल यूज करें, आई विल गोइंग टू फोर्स के आप यहाँ पे डू वाइल ना यूज करें, तो फिर आप कैसे करेंगे? ठीक है बात? मुझे पता है आपके बहुत सारे सवालात उमड़ उमड़ के आ रहे हैं और मैं एक हाथ से ज्यादा सवाल नहीं ले सकता, सो अपॉलॉजीज, ठीक है? नो मोर क्वेश्चन ऑन दिस सवाल, ठीक है? बट आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट के स्विच स्टेटमेंट का बहुत बड़ा फायदा है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, समटाइम्स, ये मैं आपको बड़ी पता की बात बता रहा हूं, ये हम लोगों की राज की बात है, तो मैं किसी को बता दी नहीं है, ठीक है? समटाइम्स इट इज एक्चुअली रिकमेंडेड कि आप ब्रेक ना लगाएं। क्यों? मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप अगर देखें तो देयर इज ए हायरार्की ऑफ, आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, वहां पे हायरार्की है। हायरार्की का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल देयर इज एडमिनिस्ट्रेशन, वो सबसे हायर अथॉरिटी है। फिर देयर इज, यूनिवर्सिटी की बात करें तो फैकल्टी है, फैकल्टी उसके बाद वाली हायरार्की है। फिर क्या है? फिर उसके बाद स्टाफ है और उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है? अब स्टूडेंट्स को हर जगह जाने की इजाजत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भी जा सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास तमाम राइट्स हैं, तो वो सबसे ऊपर वाले केस में आएगा, ताकि उसको कहा जाए तो हाँ वो ये भी कर सकता है, 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 तो उसमें ब्रेक आएगा ही नहीं। ये बात समझ? और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद फैकल्टी की बात करूं तो फैकल्टी कुछ चीजों पर नहीं जा सकती, लेकिन वो तमाम काम जो स्टूडेंट कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। ये बात समझ में, मैं क्या बात कर रहा हूं? और उसके बाद जो है स्टाफ आता है, स्टाफ में कई फैकल्टी की चीजें जो होती है वो उनके पास नहीं होती, लेकिन वो स्टूडेंट वाली कई चीजें हैं वो कर सकते हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो उस केस में हम ब्रेक नहीं लगाते। ये बात सुनाई? सो ब्रेक इज नॉट रिक्वायर्ड इन सच स्टेटमेंट, बट एक्चुअली समटाइम इट हेल्प्स, कि अगर हम कहते हैं इस केस के अंदर ये चीजें हैं वो उसके अंदर ना चले, तो उसके अंदर ये कर लें। ये बात सुनाई? तो स्विच इज डिजाइंड वेरी ब्यूटिफुली। तो उसमें यूजुअली हम करते क्या है कि वो कैसे से ऊपर लिखते हैं जिसमें हम चाहते हैं उसको हम नीचे वाले की भी एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है? तो इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी रोबस्ट। और यही काम आपको इफ एल्स से करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? आप लिखेंगे इफ, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर है तो सारा काम यहां पे करो, ठीक है? फिर आप लिखेंगे एल्स, अगर वो फैकल्टी मेंबर है तो उसको वो ऊपर वाला काम भी दोबारा करो, और जो दूसरा वाला काम है वो भी करो, स्टूडेंट वाला काम भी करो, सारा काम करो, और वो हमें बार बार कोड रिपीट करना पड़ेगा। द नाइस थिंग अबाउट दिस आइडिया इज कि इट एक्चुअली absorb so many things together, ठीक है? So very nice idea. स्विच हो गया? अब जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, ये पार्ट 2 पे आ जाए। ये बहुत आसान सवाल है, बताएं ये सवाल क्या है? हाईलाइट हटा देते हैं, डोंट वरी बडी। इसको उठा के इधर कर देते हैं, इसको उठा के इधर कर देते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो ये पढ़े, शाबाश। जी सवाल पढ़े, बताएं। राइट ए प्रोग्राम, आपने ये सवाल पहले देखा है। राइट ए प्रोग्राम दैट विल टेक at max 6 digit number, और क्या करें? बताएं जी, शाबाश। और क्या करें? सॉरी, और उसको वर्ड्स में लिखे। फॉर एग्जांपल क्या लिखे? 6 5 1 4 3 2, ओके? और इसका बोनस है कि वो ये लिखे कि 6,51,432, ओके? इसका बोनस क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा कैच भी है, और वो कैच ये है कि हो सकता है इट इज नॉट ए 6 डिजिट नंबर। बोनस पार्ट ये है कि 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो,
तो वो उसको हैंडल करे। ठीक है, चले जी, लेट्स नॉट टॉक अबाउट बोनस, लेट्स टॉक अबाउट दिस केस। हाँ जी, क्या करेंगे जी? ये काम आपने किया हुआ है, ये क्या कह रहा हूं मैं, क्या काम किया हुआ है? 6 डिजिट वाला पहले प्रॉब्लम हमने किया था ना, तो ये तकरीबन वैसे ही सवाल नहीं है। दी ओनली डिफरेंस इज यहां पे हमें क्या करना है, तो बेसिकली हमने यहां पे एक इंटीजर बनाना है जिसको हम n कर लेते हैं। ओके, और क्या करें, बताएं, शाबाश, जल्दी बताएं। इंटीजर n कर लेते हैं और डिजिट 6, डिजिट 1, सॉरी अबाउट दिस, क्या बात है भाई, मशहूर लड़का है भाई। देखो मोबाइल अभी भी लेके बैठा हुआ है ना? और तुझे मोबाइल मिल गया तेरा? ये कौन है लड़का, का नाम क्या है? जैद, जैन, आप इधर हैं? भाग गया फौरन, नहीं नहीं मैं नहीं गया। जी सर। तुम्हें तुम्हारा मोबाइल मिल गया था? सर मिल गया था सर। किसने दिया तुम्हें वापस? इस टीए को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्यों वापस किया इसने? हैं, तू अभी भी सर अगर यही काम कर रहा है? जी मैं अच्छा, पढ़ने के लिए सर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी टीए से, अल्लाह उनका भला करे। मुझे पता है उन्होंने मेरे तेरा, तूने फ्यूचर की तूने टेंशन जब पढ़ना है ना, मुझे फ्यूचर की पता है तेरा। टेंशन लेते हुए कि बच्चे ने पढ़ना है तो उन्होंने दे दिया। हाय 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 हाय, अभी तुम लोगों की तेरी आवाज नहीं आ रही क्लास को, वरना क्लास में रिस्पॉन्ड करना था इसके ऊपर। कह रहे मैं पढ़ रहा था मोबाइल पे तो इसलिए। चलो खैर, अच्छा जी, अब हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर इसका ब्लैक कर देते हैं। हाँ जी, बताएं जी, क्या करें? हाँ जी, बताएं क्या करें? सो आई होप एवरीबडी एग्री कि मुझे क्या करना है, एक इंटीजर n लेना है। क्या करें फिर? एक डिजिट 1 लेते हैं, डिजिट 2 लेते हैं, कितने डिजिट लें? 6 डिजिट लेते हैं। और भाई तुम क्यों लिख रहे हो? और तुम तो ना लिखो, इरेज कर दो अपना। ये कौन है जिसने लिखा है? हाँ। अच्छा, बाय द वे, आई होप एवरीवन नो कि आपको लिख, यहाँ पे आप भी यहाँ लिख सकते हैं। सो व्हेनेवर वी हैव ए ऑनलाइन क्लास यू कैन एक्चुअली पिन पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखना शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा चले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सी इन करवाएंगे n। ठीक है, उसके बाद क्या करें? अच्छा, आप वो वाला कोड तो आप कर लेंगे ना कि मैं D6 कंप्यूट कर लूं और D4 कंप्यूट कर लूं, D3 कंप्यूट कर लूं, D2 कंप्यूट कर लूं और D1 कंप्यूट कर लूं। ये आपको याद है हमने किया था, डिवीजन करके मॉड करके डिवीजन करके, मॉड करके डिवीजन करके। ठीक है ना? आई होप आपको ये पता कर, ये तो आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने प्रिंट करना है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखें तो प्रिंटिंग करने के लिए एक तरीका ये हो सकता है, क्या करें जी? अगर इफ D1, आप D1 क्या लिखें? इफ D1 डबल इक्वल टू 1, सी आउट 1। फिर इफ D1 डबल इक्वल टू 2, सी आउट क्या, सॉरी, CWO2। ठीक है, अब एक तरीका ये हो सकता है कि मैं यहां पे ये लिखूं, इफ D1 डबल इक्वल टू क्या जी, अगर वो बराबर है 0 के, तो क्या सी आउट करे बेटा? सी आउट करे 0। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे इफ D1 डबल इक्वल टू किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो सी आउट करेंगे क्या? 1 के। डबल डबल कोड डिलीट करेंगे। ठीक है, अच्छा मेरी नहीं 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 नहीं, ये सिंपल, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो मैं इंट वाइज कंपैरिजन कर रहा हूं। ठीक है, डू यू ऑल अग्री कि ये मुझे कितने इफ लिखने पड़ेंगे? सिर्फ एक D1 के लिए 10 लिखने पड़ेंगे। 10 लिखने अच्छा, सर टोटल 60 हो गए।
ठीक है ना। तो टोटल 60 इफ लिखने पड़ेंगे। अच्छा, इफ से लिखना चाहिए या इफ एल्स से लिखना चाहिए? इफ एल्स से लिखना चाहिए। क्यों इफ एल्स लिखना चाहिए? क्यों इफ एल्स? अगर अगर वो D1 0 है तो वो आगे 1 चेक ना करे, वरना होगा ये कि हर एक के लिए 60 इफ चलेंगे। ये बात समझ? D1 के 10 इफ चलने ही चलने हैं और D2 के 10 इफ चलने ही चलने हैं, हालांकि उसके अंदर 0 0 0 वैल्यू भी हो तो भी। ये बात समझ? ठीक है। हाँ, अगर इफ देन एल्स लगा देंगे तो अगर 5 है तो वो पहला इफ नहीं चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, चेक जरूर करेगा। आपको समझ में आ रही बात? वी कैन डू बेटर देन दिस। और दूसरी बात, एक और बात भी, आपको सारा सारा इफ लिखे पढ़नी पड़ेगी D1 से, फिर आपको दोबारा लिखनी पड़ेगी किससे? D2 से, फिर आपको सारा कुछ कोड दोबारा लिखना पड़ेगा D3 से। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? ओके, उन्हें आपको ये बात समझ में आई? ये बात समझ? आपको सारा कोड D1 डबल इक्वल टू 0, D1 डबल इक्वल टू 1, D1 डबल इक्वल टू 3 और फिर D1 डबल इक्वल टू 9 तक लिखना पड़ेगा। फिर आपको यही कोड दोबारा कॉपी करके नीचे लिखना पड़ेगा कि D2 डबल इक्वल टू 0, D2 डबल इक्वल टू 1, उनके सारे लिखने पड़ेंगे। तो एक्चुअली इस तरह आपको 60 लाइनें लिखनी पड़ेंगी और आपको 60 की 60 लाइनों में जाकर चेंज करना पड़ेगा। ये D1 के लिए, ये D2 के लिए, ये तो गंद मच जाएगा, है ना। यू कैन सर्टनली डू बेटर देन दिस एंड दैट इज द फॉलोइंग, कि आप क्या करें। एक तो वो कोड वाइज एफिशिएंट होगा, दूसरा ये कि इट विल बी मच मोर इजियर टू हैंडल, कि आप यहां लिखें स्विच और स्विच में जाके लिख दें D1। हां जी, अगर केस 0 है तो क्या सी आउट कर दे? हां जी बताएं, क्या सी आउट कर दे? सी आउट कर दे डबल कोट में जाके क्या 0, और क्या कर दे यहां पे? ब्रेक कर दे। फिर क्या करे? केस 1। और बात सुने, अब मैंने सिंगल कोट नहीं लिखा, पहले मैंने सिंगल कोट लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि वो एक कैरेक्टर डेटा टाइप थी। अब हमारा जो D1 है वो क्या है? वो एक इंटीजर है। ये बात समझना? ये कितने केसेस आप लिखेंगे यहां पे? ये आखिरी ये केस 9 तक आप लिखेंगे। ये क्या डिस्प्ले कर रहा है? ये एक डिजिट डिस्प्ले कर रहा है। फिर आप क्या करेंगे? इसी को आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे और सिर्फ इस D1 की जगह क्या लिख देंगे? D2 लिख देंगे। और फिर इसी को कॉपी करेंगे और क्या करेंगे? इस D1 की जगह क्या कर देंगे? D3। तो एक आपको टोटल 6 वर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे और नीचे वाली जो चीज है वो बिल्कुल ठीक चलती रहेगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये बात समझ? ठीक है, लेकिन आपको 6 दफा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यू शुड स्टार्ट सेंसिंग समथिंग, कि मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। ओके, मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। क्या मैं यहां पे वाइल लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन? क्योंकि D1 अलग वेरिएबल है, D2 अलग वेरिएबल है, D3 अलग वेरिएबल है ना। उसके लिए मुझे अलग अलग काम करना पड़ेगा, मेरे को तरीका नहीं। ये बात समझ आई? दूसरी बात है, अगर मैं डू वाइल लगा दूं, D1 D2 ना कंप्यूट करूं, यार मैंने सम कंप्यूट किया था, बार बार मैं डिजिट कंप्यूट करता, अगर मैं वो करूंगा तो भी ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली उल्टा नंबर डिस्प्ले करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो आप मॉड निकालते हैं तो क्या निकलता है? सबसे एंड वाला निकलता है। तो एक्चुअली अगर मैंने लिखा है 651432, तो अगर आप मॉड लेके साथ साथ डिस्प्ले करवाते जाएं तो वो उल्टा डिस्प्ले करवाना शुरू कर देगा। ये बात समझना? ठीक है, तो अभी तक हमें कोई तरीका नहीं आया कि हम सीधा डिस्प्ले करवा सके। ठीक है, वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन ए वाइल। ठीक है, इन ए वाइल का मतलब क्या है? नेक्स्ट असाइनमेंट के अंदर, कि पहले हम नंबर को काइंड ऑफ रिवर्स कर देंगे या कोई और तरीका अपनाएंगे। ठीक है, वी विल गोइंग टू सी कैसे। ठीक है, लेकिन अभी हम बड़ा सिंपल प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, आई रियली वांट कि आप 6 दफा लिखें। ठीक है, ताकि आप एक दफा थोड़ी सी आपको कमांड आ जाए सिंटेक्स की। ठीक है, ओके जी, सो वी आर डन हियर। ऑल राइट, दिस शुड बी ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम। जी बताएं। नहीं, बोनस में कभी, एक बात याद रखें, बोनस में कभी भी आपसे डिस्कस नहीं करता। बोनस कभी भी क्लास में डिस्कस नहीं होगा। इफ यू वांट टू अटेम्प्ट बोनस, attempt it by yourself. I will never going to talk about bonus. ठीक है,
अगर आप बोनस तक पहुंच जाते हैं इसका मतलब है कि यू आर गोइंग गुड, यू शुड बी एबल टू डू इट अलोन। ओके, डोंट टॉक टू अस। बोनस लेने के लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी में आपको हेल्प चाहिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, लेकिन बोनस के अंदर आप हमें कभी भी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। आप खुद ट्राई करें, खुद सर मारें, जितने मर्जी मारना, ठीक है। ऑल राइट, ये सवाल है, मैं बेसिकली कर रहा कि आपने एक फ्लोटिंग नंबर लेना है और उसका सील और फ्लोर बताना है। सील क्या होता है, कोई बता सकता है सील क्या होता है? ये मैंने बताया था सील के बारे में, हाँ मैंने सील के बारे में बताया था आप लोग, है ना। तो सील होता यह है कि या तो वो खुद इंटीजर होगा, इंटीजर है तो आंसर वही आ जाएगा, लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है तो सील होता है आगे की तरफ डायरेक्शन में जाना, यानी सील होता है, ये सील है ना, तो सील ऊपर होती है ना। तो मैंने ऊपर की डायरेक्शन में जाना, यानी आगे नंबर लाइन में आगे की तरफ जाना है, और जो नियरेस्ट इंटीजर है वहां पे पहुंच, जैसे 5.5 का नियरेस्ट इंटीजर आगे की डायरेक्शन में क्या होगा, 6 होगा। -5.5 क्या होगा, -5 होगा, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये कैसे करना है, फ्लोट को यूज करके, ये आप खुद करें, ठीक है। ये सवाल है, अब देखा मैं इतने लगा के आपने चेक करना है, ये आप खुद चेक करें, ठीक है। आई शुड नॉट बी डिस्कसिंग इट, ठीक है, एटलीस्ट आपको सवाल समझ में आ गया सवाल क्या। जी प्रॉब्लम नंबर 6 पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 भी बेसिकली क्या है, इसमें ये 3 इसके पार्ट है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट प्रॉब्लम फर्स्ट। ओके, आपने करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जो कि 5 नंबर्स इनपुट करवाएगा और उसमें से जो मैक्सिमम है वो बताएगा कि कौन सा। ये मैंने आपको क्लास में पहले करवाया था, है ना, करवाया ना, कि अगर पहला नंबर बड़ा है तो उसको क्या करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5 नंबर आपने इनपुट करवा लिए, तो आप क्या करेंगे, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 एंड नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3 एंड नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 5। तो उस केस में हम क्या आउटपुट कर देंगे, नंबर 1 आउटपुट कर देंगे कि भाई नंबर 1 सबसे बड़ा है। आई होप एवरीबडी इज विद मी ऑन दिस। फिर हमने कहा था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी लग रही है, टोटल 5 नंबर थे तो 5 कंडीशन लगेंगी, ठीक है, और हर एक के अंदर 4-4 कंडीशन लगेंगी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू कितनी, 20 कंडीशन लग रही। तो हमने कहा था क्या हम इससे बेहतर कर सकते हैं, और हमने कहा था हाँ हम बेहतर कर सकते हैं कि हम सारे इफ ना लगाएं, मतलब क्या करें, एक इफ देन एल्स लगा देते हैं। और उससे फायदा ये हुआ था कि हमारी पहली कंडीशन जो होगी वो 4 होगी, फिर अगली कंडीशन 3 होगी। 3 क्यों होगी, क्योंकि अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो उसका मतलब क्या है कि नंबर 1 जो है वो तो हमारा मैक्सिमम हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ नंबर 2 को नंबर 3 और 4 से कंपेयर करेंगे, 3 और 4 और 5 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। हमें नंबर 1 से कंपेयर करने की नंबर 2 की जरूरत नहीं है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। और यही अगर 5 नंबर ना होते, 10 नंबर होते, तो पहले में 9 कंडीशन आती हैं, दूसरे में 8 आती, फिर 7 आती, फिर 6 आती, ये टोटल हो जाती 45 कंडीशन। कितनी कंडीशन, 45 कैसे होंगी, ज्योमेट्रिक, ये तो अर्थमेटिक सीरीज है और वो बराबर होती है n इंटू एन प्लस 1/2। तो n कितना है हमारा, 10 है, तो नहीं 9 तक जाता है, 1 से लेकर 9 तक, तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1 इज 10 डिवाइड बाय 2, तो ये 45 आ जाता है, ठीक है। ये कोई ऐसी बात नहीं, आप खुद निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 45 कंडीशन लग रही है जो कि बहुत ज्यादा है। सवाल समझ में आ गया, ठीक है। तो कैन यू डू बेटर देन दिस, कैन यू डू बेटर देन दिस। और मजे की बात यह है कि विद ओनली वन कंडीशन, विद ओनली वन कंडीशन आई कैन फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम। वन कंडीशन का मतलब यह है, मजेदार बात वन कंडीशन थोड़ी देर में करते हैं, पहले हम उसको 4 कंडीशन से करें, ठीक है। लुक एट दिस, पहले मैं कोड लिखूंगा जो गलत होगा, सो प्लीज स्टैंड विद मी। यार ये तुम क्या करे जा रहे हो यार, चलें जी इधर आ जाते हैं, प्लीज लुक एट दिस। तो हमें करते हैं, हम 5 नंबर सीन करवाते हैं, n1
N2, N3, N4, N5। प्लीज बुक जरूर पढ़े कि बुक में सारे सवाल डिस्कस किए हुए हैं और उनकी सारी स्ट्रेटेजीज डिस्कस की हैं और उन सारों के एनिमेशंस भी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, वो बहुत खूबसूरत है जो कि मैं काम किया हुआ है। ये फिर आ गया है यहाँ पे, ऑल राइट। सो नाउ लुक एट दिस, हमने 5 नंबर इनपुट करवा लिए और अब हम क्या करते हैं, हम ना एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं इंटीजर मैक्स। यार कोई आप जो ऑनलाइन है ना उनमें से किसी की आवाज आ रही है वो प्लीज म्यूट कर ले अपने आप, ठीक है। मैं एक इंटीजर मैक्स बना देता हूं, ठीक है। और एक काम देखिए मैं काम करता हूं, पिछली दफा हमारी लेट्स से कि ये मैक्स को ना मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं। यार ये कौन है जो बैठा हुआ है, आसिम। चुप चुप। लेट्स से मैं मैक्स को शुरू में 0 साइन कर देता हूं। मैंने 5 नंबर इनपुट करवाए, लेट्स से उसने कह दिया कि एक है 25, एक है 50, एक है 10, एक है 2, एक है 100 और एक है 77। तो मैक्सिमम बेटा कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, ठीक है। बल्कि नहीं, बस यहाँ तक, ठीक है। तो वो करता है, वो करता यह है कि सिर्फ ये काम करता है, इफ n1 इज ग्रेटर देन मैक्स, तो ऐसा करो मैक्स को अपडेट कर दो। कैन यू टेल मी इससे क्या हुआ। अब जब मैं इस लाइन पे आऊंगा, इस सीट से बाहर आऊंगा, यहां पर n1 में मैक्स में क्या पड़ा हुआ, मैक्स में मुझे पता है शुरू में n1 पड़ा हुआ, ठीक है। मुझे बताया जब मैं यहां पर लिखता हूं इफ n2 इज ग्रेटर देन मैक्स, तो क्या करो मैक्स इज इक्वल टू n2 कर दो। मुझे बताया जब मैं यहां पर आऊंगा तो मैक्स में क्या पड़ा हुआ, अगर तो n2 बढ़ा हुआ तो मैक्स में n2 बढ़ा हुआ, और अगर n1 बढ़ा हुआ तो मैक्स में n1 बढ़ा हुआ। ये समझ में आती है बात। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। हाँ, आगे मैं क्या करूं, इसका मतलब है इस लाइन पर अगर मैं पूरी क्रक्स कहूं तो मैं ये कहूंगा कि मैक्स विल होल्ड द ग्रेटेस्ट वैल्यू अप टिल नाउ। ये बात समझ आ गई। और अब मैं क्या करता हूं, आगे दोबारा से एक इफ लिखता हूं, इफ n3 इज ग्रेटर देन मैक्स, तो क्या कर देता हूं मैक्स इज इक्वल टू n3 कर देता हूं। ये कितनी दफा इफ लिखेंगे, 5 दफा इफ लिखेंगे। ये बात समझ आ गई। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। तो कितनी, अगर 10 नंबर हुए तो कितने दफा लिखना पड़ेगा, हाँ 10 दफा लिखना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा बात है, इसमें एक बहुत बड़ा मसला है, और मसला यह है कि व्हाट इफ कि ये सारे नंबर्स नेगेटिव में होते, तो मैक्स मेरा अपडेट होगा, मैक्स मेरा अपडेट नहीं होगा। क्यों नहीं अपडेट होगा, क्योंकि असल में आंसर क्या आना चाहिए था, -2 आंसर आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैक्स में 0 पड़ा हुआ तो ये तबाही फिर गई, है ना। तो इसका इसका इलाज होता है, और इलाज ये होता है कि आप ऐसा करें, मैक्स में ना जो इंटीजर की सबसे छोटी वैल्यू है ना वो डाल दें। अब वो आपको ज्यादातर याद नहीं होती, ठीक है, या नेगेटिव में एक बहुत बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू डाल दें, यार इससे तो बड़ी होगी वैल्यू, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड। एक्चुअली व्हाट यू शुड डू इज, यू शुड नॉट राइट दिस। क्या मतलब, पहला नंबर आप बगैर कंडीशन चेक किए मैक्स को साइन कर दो। अब क्या हुआ, अब आपको यह पता है कि वो जो भी नंबर होगा उसके लिहाज से कंपैरिजन होना है। ये बात समझ, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। और दूसरी बात, खूबसूरत बात यह है कि अब एक्चुअली ये सारा का सारा काम जो आपने किया है
ये सारा का सारा जो काम आपने किया है ये एक ही इसमें हो सकता है। कैसे? आप ये करें, आप करें सी इन जी नंबर, एक ही नंबर लें, ऐसा करें मैक्स को असाइन कर दें, यानी पहला नंबर लें और उसको आप एन असाइन कर दें। उसके बाद क्या करें, यहां पर आप जी कितने नंबर्स का मैं मैक्सिमम निकाल रहा हूं, तो आई इज इक्वल टू 2 से शुरू करें। आई इज लेस देन और इक्वल टू के इज हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू, जिनमें से तुम निकालना चाहते हो। यहां पे हम करते हैं आई प्लस प्लस, और यहां करेंगे, यहां हम करेंगे सी इन, यहां करेंगे एन, और यहां क्या चेक करेंगे, इफ एन इज ग्रेटर देन मैक्स तो क्या कर दो, मैक्स इज इक्वल टू क्या कर दो, एन कर दो। और जब हम लूप से बाहर आएंगे तो क्या होगा, वो उन सारे नंबरों का जो भी मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम स्टोर होगा। जी इसी तरह आप मिन भी निकाल सकते हैं। मिन के लिए क्या करेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, दो वेरिएबल बना दें, इंटीजर मैक्स भी और मिन भी, और पहला नंबर आप लूप से पहले लें और वो ही मैक्स को साइन कर दें, वही मिनिमम को साइन। ओके, और मैक्स की कंडीशन ये, अगर एन इज ग्रेटर देन मैक्स है तो उसे अपडेट कर दें, और अगर एन इज स्मॉलर देन मिन है तो मिन को अपडेट कर दें। ये बात सुना? तो आप मिन और मैक्स दोनों निकाल सकते हैं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आप मिन और मैक्स दोनों निकाल सकते हैं। जी आप बताएं टू क्यों किया? क्योंकि मैंने के नंबर्स का मिक्स मैक्सिमम निकालना है ना, के नंबर का मैक्सिमम निकालना है। पहला नंबर तो मैं पहले इनपुट करा चुका हूं, है ना, तो मेरी काउंटिंग जो होगी वो 2 से शुरू होनी चाहिए। ये बात समझ? ठीक है, हाँ आप बताएं, जो नया नंबर आ रहा है अगर वो मैक्स से बड़ा है तो मैक्स को अपडेट कर दो। मैक्स इक्वल टू एन तो किया, आप बताएं, पहला नंबर मैंने लिया उसको मैक्स असाइन कर दिया, उसको मैक्स को वो असाइन कर दिया। ये वही रीजन है ना, यहां पे बताइए बेटा, पहला नंबर आप लेंगे, मैक्स को आप वो नंबर कह देंगे, मैक्स पहला वो नंबर है। ठीक है, और फिर क्या होगा, अब आप बारी बारी नंबर नेक्स्ट लेते जाएंगे एक ही वेरिएबल में, और कंडीशन में चेक करेंगे, अगर वो बड़ा है तो उसे अपडेट कर देंगे। ठीक है, बस 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 बस, कोई सवाल नहीं। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हिंट दे रहा हूं, आपने खुद करना है काम। व्हाट इफ कि आपको कहा जाए, और सुनने क्या कहा जाए, अगर आपको कहा जाए अभी आपने मैक्स निकाला है, व्हाट इफ कि आपको कहा जाए कि आपने मैक्स भी निकालना है और सेकंड मैक्स भी निकालना है। सवाल समझ में है? आपने मैक्सिमम भी निकालना है और आपने सेकंड मैक्सिमम भी निकालना है। सवाल समझ में आया? सवाल क्या कि आपको मैक्सिमम भी निकालना है और आपको सेकंड मैक्सिमम भी निकालना है, तो आप कैसे कर लें? Let me tell you the idea. The idea is the following. यार ये क्या बकवास, एक तो ये नजर नहीं आता। आपने दो वेरिएबल बनाए, एक बनाए मैक्स और एक बनाए एस मैक्स। ठीक है, और आप एक काम करेंगे, देखो गौर से मेरी बात सुने, आप सी इन करवाएं एन में, ठीक है, बल्कि एन छोड़ें, आप डायरेक्ट करवाएं ही मैक्स में इनपुट, और सेकंड इनपुट करवाएं वो एस मैक्स में दे दें। ठीक है, लेकिन देयर इज ए प्रॉब्लम। व्हाट्स द प्रॉब्लम? हो सकता है जब आप पहली इनपुट करवाएं वो सेकंड मैक्स हो, और जो सेकंड इनपुट दें वो आपकी मैक्स हो, है ना। तो आपको याद है अभी भी मैंने एक कोड लिखा था, इफ ए इज ग्रेट लेस देन बी तो क्या कर दो, स्वैप कर दो। तो यहां पर आप वही चीज चेक करें कि अगर क्या हो तो दोनों के दरमियान में तो स्वैपिंग कर दो। इसका मतलब है जब मैं यहां आऊंगा तो क्या होगा, हाँ, यहां आने का मतलब क्या है, यहां आने का मतलब यह है, वी नो कि जो पहला नंबर है यानी जो मैक्स है वो मैक्स होगा, और जो सेकंड मैक्स है वो सेकंड मैक्स होगा। ये बात सुनाई? अब आप लूप लगाएं जितने नंबर्स का आप सेकंड मैक्सिमम और मैक्सिमम निकालना चाहते हैं। ठीक है, वो लूप आप ही बताएं। पहले लूप मैंने 2 से शुरू किया था, अब लूप कहां से शुरू होगा? आप लोग से पूछा मैंने, आप बताएं। हाँ, 3 से शुरू होगा। क्यों 3 से शुरू होगा?
क्योंकि पहले दो नंबर हम ले चुके हैं। ये बात समझना है? ठीक है, तो अब हम काउंटिंग शुरू करेंगे। जो एक से कहां शुरू होगी, 3 से काउंटिंग शुरू होगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ठीक है। और कंडीशन अंदर चेक होगी, अगर वो जो नया नंबर आ रहा है, सो लुक एट दिस, अगर जो नया नंबर आ रहा है, ये मुझे नहीं बता चाहिए आप, जो अंदर लूप में आप एक एक नंबर लेंगे, अगर जो नया नंबर आ रहा है अगर वो मैक्स से बड़ा है, तो मैक्स को असाइन कर दो किसको, सेकंड मैक्स को, और जो नया नंबर है वो आप फिर मैक्स को असाइन कर दो। ये बात समझ? लेकिन ऐसा हो सकता है जो आप नया नंबर लिखें वो मैक्स से तो बड़ा ना हो, लेकिन वो सेकंड मैक्स से बड़ा हो, तो उस केस में किसको अपडेट करेंगे, सिर्फ सेकंड मैक्स को अपडेट करेंगे। ये बात समझ? तो ये कंडीशंस कैसे डालनी है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ओके, एंड यू शुड बी एबल टू डू इट। ठीक होगी बात? ठीक है, आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि दीज आर वेरी ब्यूटिफुल प्रॉब्लम्स, और ये पूरी पूरी लॉजिक है जो आप बनानी सीख रहे हैं। ओके, ठीक है। एक दफा नीचे कर लो हाथ। सो फार सो गुड। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा ये देखिए, ये सवाल है, इस सवाल को अब आपको आराम से कर लेना चाहिए। ये कहता है क्या करो कि आपका एक कंप्यूटिंग फंडामेंटल का कोर्स है या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स है, उसके अंदर 6 सेक्शन है। वैसे तो आपके कितने सेक्शन, हाँ 6 सेक्शन है। आपके तीन कंप्यूटर साइंस के, एक एआई का है, 2 कंप्यूटर इंजीनियरिंग के। ठीक है, तो 6 सेक्शन है, और उनको हम कह देते हैं ABCD E कह देते हैं, जो भी कह दें। उनमें हर एक के फाइनल की एवरेज बताई हुई है। ठीक है, या उनकी क्लास की एवरेज बताई हुई है। तो बताया गया किस क्लास ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, किस क्लास ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये इनपुट है, सबसे अच्छा किसने परफॉर्म किया, किस सेक्शन ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, वाह जी वाह, ए सेक्शन सबसे अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो सवाल ये इनपुट क्या आ रही है, आप कैसे करेंगे सवाल को। अब एक तरीका ये है कि जो कि बड़ा गंदा तरीका हो सकता है, कि आपने हर सेक्शन का लेटर लेना है, इनपुट करवाना है, तो उसके लिए कैरेक्टर बनेगा। तो कितने सेक्शन है, 6 सेक्शन, तो 6 कैरेक्टर्स बनेंगे, है ना, और 6 नंबर्स भी इनपुट करवाने हैं आपने, तो आप 6 मार्क्स के वो बना दें। ये समझ में आई मैंने क्या बात की, हर सेक्शन की जो आपने एवरेज लेनी है। और बाद में वो जो एंटर कर रहा है वो किसी भी ऑर्डर में कर सकता है। यदि पहला सेक्शन जो है वो हो सकता है वो जैसे बी किया हुआ है, दूसरा सेक्शन जो उसने किया हुआ है डी किया हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये बात समझ आई? ठीक है, सॉरी एक मिनट दे रहे मुझे, किधर गया ये। या कोई ग्रुप पर मैसेज कर देता है कि क्लास में जो लीव कर गया वो बेशक आ जाए, गाना चल रहा। तो बताएं मुझे ये कैसे निकालेंगे 6 का जो मिनिमम है, या मैक्सिमम निकाल रहा हूं, कैसे निकालेंगे। और मतलब रिपोर्ट क्या करना है, रिपोर्ट ये करना है कि इसकी सबसे हाईएस्ट एवरेज है, और बेशक यही बता दें कि एवरेज इतनी आई है। सो ए गॉट द हाईएस्ट एवरेज ऑफ कितनी कहनी चाहिए, 99। ठीक है, और यहां पे हम कह देते हैं क्या, सबसे कम किसकी आई है बेटा, सी की आई है। सो सी गॉट द लोएस्ट एवरेज ऑफ कितनी,
60। ठीक है, ये आउटपुट करना है। चले फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, लोएस्ट को छोड़ देते हैं, बताया मैंने ये याद करना है। फिर ये कैसे करेंगे याद? मैक्स निकालने के लिए मैंने क्या किया था, 5 नंबर्स का मैंने मैक्सिमम निकालने के लिए क्या किया था, एक मैक्स का वेरिएबल बनाया था, है ना, यही किया था ना। तो यहां पर भी यही काम कर लेते हैं, मैक्स का वेरिएबल बना लेते हैं कि मैक्स मार्क्स किसके आएंगे। ठीक है, लेकिन साथ हमें एक और भी स्टोर करना पड़ेगा, क्या, मैक्स कैरेक्टर या मैक्स सेक्शन। ये बात भाई, जिसके मैक्सिमम मार्क्स आए हैं उसका सेक्शन भी साथ ही स्टोर करना। तो कंडीशन एक लगी होगी मार्क्स की, लेकिन जो स्टोर आप कर रहे होंगे वो मार्क्स भी कर रहे होंगे और उसका सेक्शन भी याद कर रहे होंगे। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है, सही है, ये सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है। फिर इसी की वेरिएशन भी हो सकती है कि 6 सेक्शन में होता है, मुझे फर्स्ट मैक्सिमम कौन आया था, सेकंड मैक्सिमम कौन आया था। ठीक है, दोनों बता दें। तो ये बिल्कुल वही प्रॉब्लम है जो हमने ऊपर किया है, फर्स्ट मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम। ठीक है, सो फार सो गुड। फिर एक और सवाल है जो थोड़ा सा लगता है कि नॉन ट्रिवियल, लेकिन एक्चुअली यही सवाल है। क्या कहता है कि आपने रोल नंबर इनपुट करवाना है और उसके पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, मतलब ये कि उसके 5 कोर्सेज के रिजल्ट आपने इनपुट करवाने। ये बात सुना है? और आपने बताना है कि किस रोल नंबर के सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए। ये समझ में मैंने क्या बात की, किस रोल नंबर के सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं एग्रीगेट में। ये सबको समझ में आई मैंने क्या बात की? तो एसेंशियली आपने क्या करना है, आपने पहली रो इनपुट करवानी है, उसी को कह देना है वो मैक्स है, उसी को कह देना है कि वो मैक्स। मैक्स का मतलब क्या है, उसके टोटल मार्क्स निकालने और उसको कह देना यही मेरा मैक्स है, और उसी का जो रोल नंबर होगा वो भी आपने सेव कर देना। तो जहां पर सेक्शन आपने सेव किया था उसी तरह आप रोल नंबर सेव कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, बारी बारी जो बाकी रोल नंबर्स रह गए हैं उनको आपने इनपुट करवाना है। ठीक है, उनके मार्क्स को टोटल करना है, और अगले वाले के मार्क्स अगर पिछले वाले से ज्यादा आ गए तो क्या करेंगे, तो मैक्स को अपडेट कर देंगे, साथ ही मैक्स रोल नंबर भी अपडेट कर देंगे। इट्स एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम बट विद ए वेरी डिफरेंट फ्लेवर। ये बात समझ में आई? ठीक है, मेरी बात कान खोल के सुन लें। वो बच्चे जिन्होंने आईसीएस किया हुआ है या जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की हुई है, ये सारे सवाल जो बनाए गए हैं ना, ये बड़ी सोच समझ के बनाए गए, क्योंकि ये आइडियाज हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको बता रहे हैं, और ये आपको हजारों सवालों में मिलेंगे। ओके, ये लूप क्या होता है, इफ कंडीशन क्या होती है, दैट्स ए स्मॉल थिंग। ये तो आपके से टूल्स एंड औजार है सिर्फ। ये जो आपको बताया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ये वो स्ट्रैटेजीज है जो आप सीखते हैं। ठीक है, तो स्पेंड टाइम देयर। ठीक है, एंड रिस्पेक्ट दीज असाइनमेंट्स इन अ सेंस कि आप टाइम लगाएं उस पर, देखें, और आपके मसले आएंगे, मसले आएंगे तो आपको खुश होना है। ठीक है, हर की बातें मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब मसले जब आए आपको खुश होना चाहिए। भला क्यों, बता सकते क्यों? हाँ, चैलेंज मिलता है मतलब यह कि आप एक्चुअली उस जगह पर आ गए हैं कि कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं आता। यू हैव एक्चुअली रीच टू ए पॉइंट जहां आप अब कोई नई चीज सीखने लगे, क्योंकि आप गलती कर रहे हैं वहां पे, आपके आउटपुट वो नहीं आ रहे। तो यू मस्ट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। और ये एटीट्यूड चेंज जो है ना, ये एटीट्यूड चेंज आपकी जिंदगी बदल देगा। ये एटीट्यूड में बदलाव आपकी जिंदगी बदल देगा। ओके, ठीक है, सो प्लीज स्पेंड टाइम ऑन दिस एंड मेक श्योर के make sure that you work on these problems. Okay, तो हमने तकरीबन कितने प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए? हमने तकरीबन ये वाले प्रॉब्लम्स हैं, 6 प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए हैं। अब सिर्फ एक 7वां सवाल रह गया है और बस। ठीक है,
ओके, सातवां सवाल, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम। ओके, जो रॉक पेपर सीजर आखिरी वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो हो सकता है अगर आपकी जो लैब है उसके एंड में मैं आके डिस्कस करूँ, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम। ओके, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम क्या कहते हैं? वो कहता है कि पहला प्रॉब्लम ये है कि तुमने क्या करना है, 4 पॉइंट्स इनपुट करवाने हैं। वो 4 पॉइंट क्या है? वो 4 पॉइंट एक्चुअली एक शेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल शेप हो सकती है। क्वाड्रिलेटरल की जो शेप होती है वो किस तरह की हो सकती है? क्वाड्रिलेटरल तो कहते हैं ना कोई भी 4 कोनों वाली शेप। वो क्या हो सकती है? वो एक रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या पैरेललोग्राम भी हो सकता है। ओके, क्या हुआ? बाद में पैरेललोग्राम की एक और शक्ल होती है जो कि स्क्वायर वाला पैरेललोग्राम होता है। वो क्या होता है? रोम्बस होता है। ठीक है, ठीक है। रोम्बस क्या होता है? उसे आपको स्क्वायर लें, स्क्वायर को बस एक तरफ पिचका दें। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने ये फिगर आउट करना है कि आपके पास एक 4 पॉइंट्स मिले हुए हैं और आपने बताना है कि ये पॉइंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? कैसे करेंगे? व्हाट इज ए स्क्वायर? मुझे बताएं, व्हाट इज देयर स्क्वायर होता है? सबसे सिंपल, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, है ना। लेंथ कैसे निकालते हैं? अगर मैं आपको दो कोऑर्डिनेट दे दूं, अगर मैं आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे दूं, दो कोऑर्डिनेट, मैं एक तस्वीर बना रहा हूं आपके सामने। लेट्स से ये मैं आपके सामने एक शेप बना रहा हूं, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहां पर एक खाली रीजन बना देता हूं। मुझे बताएं, मुझे काइंडली मेरी हेल्प करें कि अगर मैं आपको ये कहूं, अगर मैं आपको ये कहूं ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है, और लेट्स से मैंने पॉइंट इस तरह से दिए, इस तरह से ऑर्डर में दिए, ठीक है। तो ये मेरा x1 y1 होता है, x2 y2 होता है, ये मेरा x3 y3 होता है, और ये मेरा x4 y4 होता है। तो पहले तो मुझे बताएं कि ये साइड आप कैसे कंप्यूट करेंगे? कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? बेटा बताएं। हाँ, बताएं। अच्छा, बाद में मैं ये क्यों नहीं करता, एक मिनट रुके, पॉइंट। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला ये होता है कि दो पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूं P1, उसका P1 x है और P1 y, और फिर P2 x है और P2 y। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में मुझे डिस्टेंस निकालना है। आई डोंट केयर कि वो कौन से पॉइंट्स, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? इनके दरमियान में अगर मैंने डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, वो कोई भी थर्ड डिस्टेंस होता है, तो कैसे निकालते हैं बताएं मुझे? स्क्वायर रूट ऑफ जी, x2 तो नहीं, यहां पे कहेंगे P2x माइनस P1x, बस, होल स्क्वायर, प्लस P2y माइनस P1y होल स्क्वायर, और इसका ले लें क्या? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तो निकालना नहीं आता, हा हा हा। स्क्वायर रूट तो आपको निकालना नहीं आता। आपने कोई प्रोग्राम बनाया अभी तक स्क्वायर रूट निकाल सके? स्क्वायर रूट तो आता ही नहीं आप। नहीं, तो पावर तो इंटीजर पावर होती है, ये 1/2 पावर है, कब निकालोगे? बड़ी आई बातें करती है। हाँ जी, पावर वाला किया हुआ है। हाँ, आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर इज वेरी इजी। स्क्वायर निकालना है इजी, मैं काम करते हैं तो मल्टीप्लाई, मैं उसी इसी चीज को मैंने इसी से मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं, ठीक है, वो तो हो जाएगा। स्क्वायर निकालना है इजी, बट स्क्वायर रूट निकालना है डिफिकल्ट। आई डोंट नो हाउ टू कंप्यूट स्क्वायर रूट। हाँ, वो तो नहीं आती। रेस टू द पावर 1/2 तो भी निकालने नहीं आती, और ना ही इसके अंदर कोई चीज है निकालने के लिए। C++ में ऐसा कोई सिंटैक्स नहीं है जो तुम्हें स्क्वायर रूट निकाल के दे। कोई ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है जो स्क्वायर रूट निकाल के दे दे। जी, आप कुछ कह रहे? नहीं नहीं, फंक्शन तो हमने पढ़े ही नहीं अभी तक, रहन दो। अस्तगफिरुल्लाह, हमने जैसे की बात ही नहीं की। तो स्क्वायर रूट तो हमें निकालना ही नहीं आता। नाउ लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन।
अगर हमें नहीं, कोई हमें नहीं पता, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता. Let me tell you a very nice argument, and that argument is the following. अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके स्क्वायर्स भी बराबर होंगे. पॉइंट्स का स्क्वायर ना ले. शाबाश. हम एक्चुअली स्क्वायर रूट कंप्यूट नहीं करते, हम स्क्वायर रूट कंप्यूट नहीं करते. एंड व्हाट विल बी दैट क्वांटिटी इक्वल टू? इट विल बी डिस्टेंस स्क्वायर. ओके, ये बात समझ. और अगर मुझे पता है दो पॉइंट्स के दरमियान में मैं डिस्टेंस निकालता हूं, अगर वो डिस्टेंस बराबर होगा तो उसका डिस्टेंस स्क्वायर भी बराबर होगा. एंड दैट मेक्स सेंस. ये बात समझ. तो हमें कोई स्क्वायर रूट की जरूरत नहीं है. हार्ड में क्या स्क्वायर रूट? ठीक है. What I will going to do is I will compute the distance square of two things, okay, and I will going to compare. ठीक है. तो मैं करूंगा, मैं साइड 1 स्क्वायर कंप्यूट करूंगा, साइड 2 स्क्वायर कंप्यूट करूंगा, साइड 3 स्क्वायर कंप्यूट करूंगा, साइड 4 स्क्वायर कंप्यूट करूंगा. अगर साइड 1 स्क्वायर साइड 2 स्क्वायर के बराबर है और साइड 3 स्क्वायर के भी बराबर है और साइड 4 स्क्वायर के बराबर है तो वो स्क्वायर है. और अगर साइड 1 साइड 2 के स्क्वायर के बराबर है और साइड 3 स्क्वायर के बराबर है और साइड 2 साइड 4 स्क्वायर के बराबर है, तो क्या ये होगा? ये रेक्टेंगल होगा. गलत. दोनों गलत बताए मैंने, दोनों गलत बताए मैंने. क्यों गलत बताए? क्योंकि जो मैंने पहली कंडीशन बताई है वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रोम्बस भी हो सकता है. क्योंकि रोम्बस की क्या डेफिनेशन होती है? वो भी चारों साइड बराबर होती है ना, वो भी चारों साइड बराबर होती है. तो मैं गलत बता रहा हूं. तो रोम्बस में डेफिनेशन क्या होती है? रोम्बस की तो देखिए, स्क्वायर की डेफिनेशन दोबारा बताएं क्या होती है? एंगल 90 होता है. एंगल हम तो पता ही कोई नहीं. एंगल कैसे निकालें? एंगल निकालने का मतलब है मुझे एक्चुअली क्या निकालना पड़ेगा? एंगल निकालना हो तो मुझे एक्चुअली मुझे y निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा, y और x निकाल के उसका टेंजेंट इनवर्स निकालना पड़ेगा. टेंजेंट इनवर्स कैसे निकालूं मैं यहां से? टेंजेंट इनवर्स तो मुझे पता आता ही नहीं करने वाला. तो तुम तो जिंदगी अपनी और खराब कर रही हो जी. शाबाश. तो देयर इज अनदर डेफिनेशन कि अगर वो स्क्वायर है तो ना सिर्फ ये कि चारों साइड बराबर होंगी बल्कि डायगोनल भी बराबर होंगे. और अगर वो रोम्बस है तो डायगोनल बराबर नहीं होंगे. So what I will going to do is I will not only compute 4 sides, I will actually also compute diagonals. और अगर diagonals बराबर है तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो स्क्वायर है? सिर्फ चारों दोनों डायगोनल बराबर तो क्या स्क्वायर है? नोप. रेक्टेंगल के भी बराबर होते हैं. अगर डायगोनल्स बराबर है, अगर डायगोनल्स बराबर है तो क्या होगा? वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है. तो उस इफ के अंदर मैं एक और इफ लगाऊंगा कि क्या चारों साइडें बराबर है. अगर चारों साइडें बराबर है तो क्या होगा? वो स्क्वायर है. और अगर आमने सामने की चीजें बराबर है तो उसका मतलब क्या है? आई होप, या उसके बिल्कुल एल्स में मैं लगा सकता हूं. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. फिर इसी तरह उस ऊपर वाले के एल्स में क्या होगा कि डायगोनल बराबर नहीं है. इसका मतलब ये वाला वो इफ है, इसमें क्या होगा? इसमें या तो पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा. तो उसके अंदर मैं दोबारा से वो कंडीशन लिखूंगा और बताया जाएगा कि यहाँ पे ये रोम्बस है और ये. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. ये बात समझा? ठीक है. इसी का जो ज्योमेट्रिक्स जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि आपको ना एक ट्रायंगल दी हुई है और बताना कि ये ट्रायंगल की शेप किस चीज की है. ये शेप किस चीज की है? तो ये क्या हो सकता है? या तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, या वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी. और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है ना. ये बात समझा? अच्छा बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल की कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम. उसकी कोई भी एक साइड का स्क्वायर बराबर होगा दूसरे की दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर. बाय द वे, स्क्वायर्स बराबर होते हैं, है ना. हमने पहले ही स्क्वायर कंप्यूट किया हुआ है, हमने पहले ही साइड्स के स्क्वायर कंप्यूट किए हुए हैं. तो एक्चुअली अब हमें दोबारा स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली लिख देंगे कि जो भी हमने साइड 1 स्क्वायर कंप्यूट किया है, क्या वो साइड 1 बराबर है साइड 2 प्लस साइड 3 के. तो इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्रायंगल है. या साइड 2 बराबर है साइड 1 प्लस साइड 3 के, या साइड 3 बराबर है साइड 1 प्लस साइड 2 के.
ठीक है, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है और लगे होंगे दरमियान में, तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी ट्राइंगल है, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर हम चेक करेंगे क्या वो राइट एंगल और एसोसिएलिस तो नहीं है। एसोसिएलिस के लिए क्या चेक करेंगे कि अगर कोई भी दो साइड बराबर है, S1 बराबर है S2 के, या S1 बराबर है S3 के, ठीक है, या S2 बराबर है S3 के, तो वो एसोसिएलिस राइट ट्राइंगल है। ये बात समझ, एंड सो ऑन सो फोर्थ, यू कैन एक्चुअली डू दैट। ओके, आई होप एवरीबॉडी अप्रिशिएट दिस। ठीक है, सही है। और इसी का आखिरी पार्ट है, वो बड़ा कहता है कि ना आपने चार पहले एक रेक्टेंगल के इनपुट करवानी और एक पॉइंट और बताना है, और आपने बताना है क्या ये पॉइंट इसके इनसाइड है, आउटसाइड है, या ऑन द रेक्टेंगल है। ओके, इनसाइड है, आउटसाइड है, या ऑन द रेक्टेंगल है। और ये जो पॉइंट्स दिए हुए ना, ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में दिए हुए, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में दिए हुए। कोई भी एक कन्वेंशन ले लें, ठीक है, जैसे मैंने दिया हुआ ना, ये 0 0, फिर 0 0 के बाद वो कहता है 2 0, यानी यहां पे आता है, फिर वो 2 2 यानी यहां जाता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में दे रहा है आपको। ये बात समझ। सो पॉइंट्स आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिए हुए हैं, और ये एक्सिस पैरेलल रेक्टेंगल है। एक्सिस पैरेलल रेक्टेंगल क्या होता है, यानी वो ऐसे हिला नहीं हुआ, वो ग्रिड के सामने पड़ा हुआ। ये बात समझ, ठीक है, इसे कहते हैं एक्सिस पैरेलल रेक्टेंगल होना। तो एक्सिस पैरेलल रेक्टेंगल है और एक पॉइंट दिया है, बताओ पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड है, या ऑन द रेक्टेंगल है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पॉइंट दे दूं, ये जो पी पॉइंट है, अगर मैं दे दूं लेट्स से 0 1, ये कहां होगा, ऑन द रेक्टेंगल होगा। ओके, अगर मैं कह दूं मुझे पॉइंट दिया हुआ 2 2 1, नहीं, ऑन द रेक्टेंगल। ओके, क्योंकि 2 0 पे यहां जाता है और 2 2 तक जाता है। ओके, अगर मैं कह दूं 1 1, तो वो क्या होगा, वो इनसाइड होगा। अगर मैं कह दूं -1 1, वो बाहर होगा। 1 1 इनसाइड होगा, क्योंकि बेटा रेक्टेंगल दिया ना 0 0 0 2 इस तरह जाता है। ठीक है, ये बात समझ। तो ये कैसे फिगर आउट करेंगे, एक्चुअली सिर्फ तुमने पॉइंट्स ये एक्स वाई से तुमने फिगर आउट कर लेना कि ये कौन सा पॉइंट होगा। ये बात समझ। वेरी ब्यूटीफुल असाइनमेंट विच एक्चुअली हमने जो क्रक्स जो सीखे हुए पॉइंट प्रॉब्लम्स के, वो तो हमने बेसिकली क्या किया, वेरिएबल कंपैरिजंस, कंडीशंस, वो देखें। लेकिन जो मजे की बात है वो क्या है कि हम बेसिकली हम इनको यूज करते हुए देखें, कहीं जहां हम ज्योमेट्री में निकल गए हैं, कभी हम नंबर मैनिपुलेशन पे आ गए हैं, एंड वी विल गोइंग टू सी कि हम काफी सारी चीजें मजेदार इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गई बात। ठीक है, कोशिश करें कि ये सारे सवाल है ना, ये कल आपकी लैब कितना बजे, 2 बजे। कोशिश करें कि ये जो 7 सवाल हमने दिए ना, ये कल 2 बजे तक कर लें, क्योंकि कल जो आपको लैब में सवाल मिलेंगे वो ये सवाल नहीं होंगे। ओके, वो आपको नए सवाल मिलेंगे, और वो आपने अगर इनमें अगर इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई होगी तो आपको अच्छी खासी परेशानी होगी, और वो आपकी ग्रेडेड लैब होगी। ठीक है, उसमें 5 से 7 सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, और एटलीस्ट 5 सवाल आपको करने होंगे कल लैब में बैठ के, और वो प्रॉब्लम नए प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, सो एंड दे विल बी ग्रेडेड लैब। ठीक है, तो अभी तक आपको टाइम जो दिया जा रहा था वो बड़ा, ये जो चैलेंज है ये आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट इट ऑन मे बी एक स्मॉल सेशन ले लिया जाए आपका सेट मंडे को। ठीक है, तो मंडे को शायद थोड़ा सा सेशन होगा, या हो सकता है मंडे को मैं क्लास में डिस्कस करूँ, ट्यूजडे वाले। तो ये जो चैलेंज है ना, ये आपका उसके अंदर हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आप खुद करना चाहें तो कर सकते हैं। रॉक पेपर सीजर खेलना है, तो आपने रॉक के लिए आप R इनपुट करवाएं, पेपर के लिए आप P इनपुट करवाएं, और सीजर के लिए आप S इनपुट करवाएं। ओके, अगर दोनों ने सेम सिंबल पिक कर लिया तो क्या होगा, ड्रॉ हो जाएगा। ओके, अच्छा अगर पहला प्लेयर रॉक उठाता है, दूसरा प्लेयर पेपर उठाता है, रॉक कैन बी रैप्ड इन द पेपर, सेकंड प्लेयर विंस। ओके, और अगर पहला रॉक उठाता है, दूसरा सीजर उठाता है, क्या होगा, रॉक कैन ब्रेक द सीजर। ओके, ठीक है, तो ये 2-3 रूल है, उससे आपने फिगर आउट करना है कि क्या चीज है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। एक मिनट,
बस वो